हेलो एवरीवन, मैं अंकुर वाबेले आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर। मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो हिंदी माध्यम की कक्षा 7वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक का संपूर्ण पाठ्यक्रम बिल्कुल निःशुल्क में उपलब्ध करा रहा है। मतलब कि आपको यहां पर किसी प्रकार का कोई पेमेंट नहीं करना है, कोई सब्सक्रिप्शन परचेज नहीं करना है। आपको यहां पर सभी वीडियोस मिलते हैं बिल्कुल निःशुल्क, वो भी क्वालिटी कंटेंट और बेस्ट फैकल्टीज के साथ। अब बात करेंगे कि इस वीडियो के अंदर हम क्या कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कंप्लीट चैप्टर रिवीजन के बारे में। मतलब अब किसका कंप्लीट चैप्टर रिवीजन करेंगे, तो जो चैप्टर अभी हमने कंप्लीट कर लिया है हाल में, जिसके हमने सारे कॉन्सेप्ट वीडियो देख लिए हैं, टॉपिक वाइज हमने पढ़ लिया है, अब उसे हम एक ही वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। और वो चैप्टर कौन सा होने वाला है? कक्षा 10वीं के अर्थशास्त्र का अध्याय 1 यानी कि विकास को हम कवर करने वाले हैं। विकास एक बार में हम कवर करेंगे। विकास समझ रहे हो ना? विकास तुम्हारा वाला विकास नहीं, ये मेरे वाले विकास के बारे में बात हो रही है ना। तो बात करें, आगे चलते हैं विकास क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, क्या है, आगे की तरफ आते हैं। तो एक चीज आती है कि आप देखेंगे विकास नाम का जो शब्द है और एक शब्द आता है प्रगति नाम का। ये दोनों शब्द जो होते हैं वो लगभग साथ साथ चलते हैं। विकास या उसी को अब प्रगति भी कहते हैं। अब क्या कहलाएगा विकास, क्या कहलाएगा प्रगति, उसके ऊपर अपन चर्चा कर लेते हैं। किसको विकास कहेंगे, किसको प्रगति कहेंगे। देखना, विकास और प्रगति जो है वो एक ही चीज है ना। दोनों को अपन ने अथवा में लिखा। विकास और प्रगति का मतलब क्या होता है, किसको विकास कहेंगे, किस चीज को आप विकास कहते हैं। मान लीजिए कि हम अगर अपनी बात करते हैं, अगर हम अपनी सिर्फ पढ़ाई की बात करते हैं, तो पढ़ाई में हम विकास को देखते हैं। तो यहां से फिर आपको विकास समझ में आएगा। पढ़ाई में अगर विकास देखें तो पढ़ाई का विकास का क्रम कैसा रहा है, तो हम बात करेंगे पिछले जमाने में पहले तक लोग कलम दवात से लिखा करते थे ना। इससे लिखाई हुआ करती है। आपने देखा होगा एक इंक पॉट टाइप का ऐसा बना, ऐसी रखी रहती थी, और इस पर आपने कई बार देखा होगा कि इस तरीके से कुछ इस पर एक कलम डली रहती थी ऐसी। तो अब इसमें डुबो डुबो के फिर वो पर्चे के ऊपर ऐसा लिखा करते थे, लिखते थे कि नहीं। टाइम लगता था और कागज नहीं था। ये कागज की जगह क्या हुआ करता था, शुरुआत में भोजपत्र हुआ करता था। ठीक है, भोजपत्र के ऊपर लिखते थे। फिर उसके बाद फिर ये क्या आ गया, प्लेन कागज के ऊपर हमने लिखना स्टार्ट कर दिया। फिर कागज की हमने कॉपी बना ली, तो हमने कॉपी के ऊपर लिखना स्टार्ट कर दिया। अब आप देखेंगे आप में से किसी ने शायद कलम दबात पर नहीं पढ़ा। पढ़ा है क्या किसी ने? अगर पढ़ा है तो कमेंट जरूर कर देना भैया कौन सी कलम दबात से लिखा है, तो अपन बात करेंगे। फिर कलम दवात निकली तो फिर आपने देखा होगा कि आपने इंक पेन का यूज किया होगा। आपने तो नहीं किया होगा, घर वालों में देखा होगा, क्योंकि पहले तक ये पेन रिफिल वाला कॉन्सेप्ट नहीं आया था। तो उसमें अपन ऐसे खोलकर उसमें इंक भरते थे। मतलब ये वाली जो चीज है इसको हम कहते हैं कलम, है ना। तो ये कलम रिप्लेस हो गई किसके साथ? पेन के साथ। हालांकि हम पेन को भी कलम कहते हैं, लिखने की हर चीज कलम कहलाती है, लेकिन ये जो कलम थी ना, जो लकड़ी से बनाते थे वो कलम रिप्लेस हो गई पेन के साथ। अब उस पेन में निब वगैरह कुछ आपने देखा होगा, इस तरीके से कुछ निब का यूज आपने देखा होगा, ऐसी निब कुछ रहा करती थी, देखा है कि नहीं। और ये बाकी फिर पेन के साथ कवर हो जाएगा। इससे लिखा करते हैं, निब भी निकालते हैं, साफ करते हैं, बाल से फलाना ढिकाना बहुत। फिर क्या हुआ कि आगे और आए तो फिर हमने बॉल पेन और जेल पेन के बारे में बात करना स्टार्ट कर दिया। इस प्रकार के पेन आ गए। और आगे आए तो अभी आप देख रहे हैं कि हमें ना इंक की जरूरत लग रही है, ना पेन की जरूरत लग रही है, और हम लिख रहे हैं धड़ाधड़। मतलब हम डिजिटल जमाने में इसको क्या कहेंगे? विकास कहेंगे। धीरे धीरे ये प्रगति हुई, तरक्की हुई, विकास हुआ कि नहीं हुआ? हुआ ना विकास। तो ये प्रगति हो गई, तरक्की हो गई, और विकास का क्रम भी आगे बढ़ता चला आया। तो आप ये समझे कि अगर आप तरक्की कर रहे हैं, मतलब क्या, हमने कलम दबात से इंक की तरफ आए, इंक की तरफ से बॉल पेन जेल पेन की तरफ आए, तो उसको ही आप विकास कह सकते हैं। तो ये दोनों चीजें साथ में चलती हैं। आप इनको ये नहीं कह सकते कि बोले प्रगति कहीं और हो जाएगी और विकास कहीं और हो जाए, ऐसा नहीं होता भैया। दोनों साथ में ही चलती हैं, दोनों को साथ में ही लेकर चलना पड़ता है। क्लियर? तो ये वाली बात तो क्लियर होगी कि विकास अथवा प्रगति की धारणा हमेशा एक साथ चलती है, हमेशा हमारे साथ रहती है। हमारे साथ क्यों रहती है? क्योंकि हमने ही तो विकास किया। यहां पर ये कौन, कोई जानवर करके गया क्या? बताइए ना कि किसने कलम दबात, कोई जानवर ने यूज की क्या? हमने की ना। तो ये किसके साथ रहेगी? हमारे साथ ही रहेगी ना। तो उसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। हमारी आकांक्षाएं और इच्छाएं हैं कि हम क्या करना चाहते हैं और अपना जीवन कैसे जीना चाहते हैं। दो शब्द लिखे हैं यहां पर, एक होती है आकांक्षा और एक होती है इच्छा, है ना। तो इसमें बोला गया है कि हमारी आकांक्षाएं और हमारी इच्छाएं कि हम क्या करना चाहते हैं। मतलब एक तो होती है इच्छा कि यार बोले आज हमारी इच्छा हो रही कि बोले
आज तो यार बोले एकदम रसगुल्ला हो जाता है तो मज़ा आ जाता है, और साथ में गुलाब जामुन, और ये फिर बाद में घर जाते तो बोले मिर्ती मिर्ती कुछ, तो ये इच्छा है। आकांक्षा का मतलब क्या है कि आप चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा पैसा कमा लें कि हम डिनर टेबल पर बैठें और उस पर मिठाई कभी कम ना हो, खाना कभी कम ना हो। तो इस प्रकार से अगर आप बात करें, इच्छा और आकांक्षा जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से। तो आकांक्षाएं और इच्छाएं है कि हम क्या करना चाहते हैं और अपने जीवन को कैसे जीना चाहते हैं। इच्छा लंबी भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। आप देखते हैं ना, कई बार हमारा मन करता है, वो सब क्या है, इच्छाओं का रूप हो जाएगा। इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, मतलब किसी देश को कैसा होना चाहिए। तो सबसे पहले हम इस पर बात करते हैं कैसा होना चाहिए देश, और देश को कैसे होने में किसकी भूमिका होती है, इसके ऊपर भी अपन बात कर लेते हैं। कौन बताएगा कि देश कैसा होगा और कैसा नहीं होगा। कई सारे देश हैं, बहुत देश हैं। मैं एक देश का नाम लेता हूं, जैसे आप अपने प्यारे देश का नाम लिख लीजिए भारत, और एक ऐसे देश का नाम लिख लीजिए जहां जाने में आपको थोड़ी सी परेशानी हो जाए, जो भी बहुत खतरनाक देश हो, उसका नाम आप ले लीजिए। मान लीजिए कि हमने लिख लिया नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया जो है। और एक देश हमने लिख लिया कौन सा, एकदम पिछड़ा टाइप का, खतरनाक टाइप का देश कोई अपन ले लेते हैं, जहां पर क्राइम रेट बहुत ज्यादा हो, है ना। तो ऐसा देश ले लिया अपन ने। कोई देश के बारे में अपन कुछ कहेंगे नहीं, इस कारण से अपन XYZ करके ले लेते हैं। चलो मैं नाम ही ले लेता हूं किसी देश का, है ना, जो ऐसा खतरनाक होगा। XYZ में समझ में नहीं आएगा। मान लीजिए कि हमने दक्षिण मध्य अमेरिका कोई भी खतरनाक देश अपन ले लेते हैं, जैसे अफ्रीका का ले लेते हैं कि आप कहां चले गए, नाइजीरिया चले गए। और एक ले लिया अपन ने अपना देश पड़ोसी, चलिए, या अब आप देखेंगे भारत कैसा देश है, या आप कैसे कह पा रहे हैं भारत है, क्योंकि अगर आप इन देशों को देखेंगे तो सभी जमीन के टुकड़े हैं। इसका नक्शा अलग है, लेकिन इसके पास भी जमीन है, इसका कुछ अलग नक्शा 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 है। सबके नक्शे क्या है, अलग अलग हैं, लेकिन सब जमीन पर ही देश बने हैं। कोई भी देश आकाश में, पाताल में, हवा में, पानी में ऐसे नहीं बना है, सभी देश जमीन के ऊपर बने हैं। मतलब कोई भी देश है तो वो एक भूखंड आप मान सकते हैं। सबसे पहले अगर हम उसको अगर खाली कर दें लोगों से, वहां से लोगों को निकालना, तो एक भूखंड है, एक जमीन का टुकड़ा है। अब वो देश कैसे अच्छा होगा, कैसे खराब होगा, अपने कई सारे देशों के मैं नाम लूंगा भी आगे जाकर, जिनके पास प्राकृतिक संसाधन नहीं है लेकिन उन्होंने भी तरक्की कर ली है। तो अगर देश में वहां के नागरिक नहीं है तो भूखंड का एक टुकड़ा है। अब हमने भर दिए यहां पर नागरिक के, सारे नागरिक यहां पर आ गए हैं। तो अगर हम बात करें यहां पर, तो भारत को आप कैसा कहेंगे, तो हमारा देश है, तो ये तो प्यारा देश है, इसकी तो कोई बताने की जरूरत ही नहीं कैसा होगा। नॉर्थ कोरिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान, अगर यहां से भी बात समझ में ना आए तो भारत को आप पकड़ लीजिए, और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कैसे कि कौन कौन से भारत के पड़ोसी देश हैं, 6-7 देश है ना। मान लीजिए कि पाकिस्तान के बारे में आपके क्या विचार हैं, चाइना के बारे में आपके क्या विचार हैं, नेपाल के बारे में आपके क्या विचार हैं, भूटान के बारे में आपके क्या विचार हैं, म्यांमार के बारे में आपके क्या विचार हैं, और अफगानिस्तान के बारे में आपके क्या विचार हैं। ये पक्का मैं मान के चलता हूं कि आपका विचार सबके बारे में एक सा नहीं होगा। आप पाकिस्तान को लेंगे तो आपके विचार कुछ आएंगे कि बोले सर खेती के लिए जमीन तो बहुत अच्छी है, लेकिन देश कैसा है, थोड़ी सा खतरनाक है। खतरनाक क्यों है, क्योंकि यहां पर आतंकवाद बहुत है। आतंकवाद क्यों है, क्योंकि ये लोग आतंकवाद को शरण देते हैं। कौन देते हैं, इनकी सरकार देती है, लोग भी कुछ वैसे उस तरीके के हैं। तो आपको क्या हुआ, मतलब क्या समझ में आई कि यार लोग चाइना कैसे, बोले सर ये भी देश तो ठीक है, लेकिन बोले यहाँ का हमें खाना पीना थोड़ी सा खतरनाक लगता है, हमारे कल्चर से नहीं मिलता, संस्कृति नहीं मिलती, लेकिन तकनीकी में बड़ा तगड़ा देश है। अगर ये ना हो तो बोले मोबाइल तो इतने महंगे हो जाते कि बोले हम खरीद नहीं पाते, दिवाली पे हम LED नहीं लगा पाते, बोले ये उसमें तो ठीक है, बाकी हमें थोड़ी सा रहन सहन में परेशानी होती। नेपाल कैसा है, तो आप बोलेंगे कि सर थोड़ी सा गरीब है ना। आप क्या कहेंगे कि नेपाल थोड़ी सा गरीब है, मतलब पैसा वैसा नहीं है, बाकी चीजें सब सामान्य है, हमारे जैसी हैं। सामान्य आपने क्यों कह दिया, क्योंकि हमसे मिलता जुलता है। भूटान के बारे में भी आपका कुछ ऐसा ही विचार होगा, लेकिन आप बोलेंगे कि सर भूटान एक पहाड़ी देश है, भारत का पड़ोसी देश है, मित्र देश है, और यहाँ भी संस्कृति मिलती जुलती है। म्यांमार थोड़ी सा अलग आप कह देंगे। अफगानिस्तान के बारे में आप कहेंगे कि यहाँ पर तालिबान का राज है, ऐसा आप कह सकते हैं।
और यहाँ पर ये लोग, इनका सिस्टम अलग है, खाना पीना अलग है। अब ऐसा क्यों कह पा रहे हैं? यहाँ पर लोग कह रहे हैं इनका सिस्टम खाना पीना का अलग है, इनका सिस्टम खाने पीने का अलग है, इनका सिस्टम खाने पीने का अलग है, इनका अलग, रहने का अलग है, पहनने का अलग है, बात करने का अलग है, सोने का अलग है, आने जाने का अलग है, देश चलाने का अलग है। मतलब क्या हुआ? बात समझ में आई कि इतने पड़ोसी देश हैं, सभी जमीन के ही तो टुकड़े हैं। भारत के जो सब पड़ोसी देश हैं सभी जमीन के तो टुकड़े हैं, लेकिन वहां पर जो लोग रह रहे हैं उस देश को अलग कर देते हैं। पाकिस्तान के बारे में अलग विचार, चाइना के बारे में अलग विचार। ये इस कारण से क्यों है? क्योंकि वहां पर जो लोग रहते हैं तो उनके कारण से विचार बदल जाता है। मतलब बात ये क्लियर हो जानी चाहिए आपको अभी तक कि कौन सा देश कैसा है और कैसा नहीं है, ये सब कुछ निर्भर करता है वहां के नागरिकों के ऊपर। तो जो पहला सवाल यहां पर आया था, जिस सवाल के बारे में हम बात कर रहे थे कि इसी तरह हम विचार रखते हैं कि कोई देश कैसा होना चाहिए, तो आपके जो विचार आते हैं, अभी हम आगे धीरे धीरे बात करेंगे। देश क्या करता है? देश तो अपनी जगह सीमित है ना। देश अगर अमीर है तो लोगों के द्वारा मेहनत की गई है, देश गरीब है तो लोगों के द्वारा नहीं की गई, देश खतरनाक है तो लोग खतरनाक हैं, देश अच्छा है तो लोग अच्छे। मतलब कोई भी दुनिया का देश, कोई भी दुनिया का शहर, कोई भी दुनिया का राज्य, कोई भी दुनिया की जगह अच्छी या बुरी होती है वहां के लोगों के कारण। अगर वहां के नागरिक अच्छे हैं, बहुत तेजी से काम करते हैं, तो वो तेजी से देश आगे बढ़ता है। मतलब किसी देश को कैसा बनाना है, कैसा नहीं बनाना है, ये सब कुछ निर्भर होता है वहां के नागरिकों के ऊपर। जिसे मान लीजिए कोई देश साफ है तो वहां के नागरिक, भाई मान लीजिए कि देश सरकार क्या करेगी, हमने तो पॉलिथीन में भरा कचरा और ऐसे घुमाई और ऐसे फेंक दी, बोले जहां, बोले देख देख चिंटू कैसे फेंकते कचरा, बोले कहीं जाना थोड़ी पड़ता है पॉलिथीन, बोले वो गई सामने वाले प्लॉट में। अगर ऐसा करते हैं तो फिर कैसे साफ होगा? तो हमें सुधरना पड़ेगा ना, डस्टबिन में डालेंगे, गाड़ी में जाएंगे। वही आप देखें भारत में लोगों ने सुधार किया, सफाई आ गई। अब कई सारे शहर जो बहुत गंदे थे बहुत साफ की स्थिति में आ गए। तो कौन कर रहा है साफ? हम ही गंदा कर रहे थे, हम ही साफ कर रहे हैं। मतलब नागरिक जो है वही देश बनाते हैं, वही देश बिगाड़ते हैं। मतलब देश कैसा होना चाहिए इसके बारे में, नागरिकों के बारे में भी जानना आपको चाहिए, नागरिक कैसे रहते हैं। मतलब यहां पर एक चीज ये बताने की कोशिश की है मैंने आपको कि दुनिया का कोई भी देश कैसा है कैसा नहीं है, ये नागरिकों से। हो सकता है चैप्टर में हम इन सब बातों पर बात ना करें कैसा है, लेकिन आप ये रखेंगे कि कोई देश ज्यादा कमा रहा है मतलब वहां के लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, कोई देश तरक्की ज्यादा कर रहा है इसका मतलब वहां के लोग ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। ठीक, हमें किन अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता है? अनिवार्य मतलब जो बहुत जरूरी है, जैसे हमें रोटी कपड़ा, है ना, रोटी कपड़ा और मकान, सड़क, बिजली, ये सब चाहिए है, तो ये आवश्यकताएं हैं। क्या सभी का जीवन बेहतर हो सकता है? जो भी देश में नागरिक रह रहे हैं उनके जीवन को सुधार करने के लिए, उनके जीवन के स्तर को सुधार करने के लिए और क्या किया जा सकता है उसके ऊपर भी बात करनी है। लोग मिलजुल कर कैसे रह सकते हैं, मतलब कैसे लोग आपस में रह सकते हैं। तो रहने का मतलब यह है कि जब असमानताएं आप कम कर देंगे तो लोग समान हो जाएंगे। मतलब सबसे पहले आर्थिक असमानता आप कम कर दीजिए, फिर आप धार्मिक कम कर दीजिए। सबसे पहली चीज तो आज के जमाने में पैसा हो गई है ना, तो पहले आर्थिक असमानता कम हो गई, फिर धार्मिक आप कम कर दिए। दो चीजें आपने कम कर दी हैं, आर्थिक और धार्मिक, तो फिर जातिगत भी टूटना स्टार्ट हो जाएंगी, सामाजिक भी, सब तरीके से क्या हो जाएगा फिर समान। तो इसके लिए कर सकते, कई सारे देश हैं जहां पर मिलजुल कर भी रहते हैं, कई सारे देश हैं जहां नहीं रहते हैं। क्या और अधिक समानता हो सकती है? क्या हम ये भी बात कर सकते हैं मॉडर्न के मामले में कि मान लीजिए समानता आ गई है तो क्या और बढ़ा सकते हैं? कितनी भी समानता आ जाए थोड़ी बहुत विभेद तो रहता है, तो क्या उसको भी हम अंतर जो है उसको भी कम कर सकते हैं? ऐसे सवाल हम यहाँ पर लेने वाले हैं अपनी इच्छाओं और आकांक्षाओं के आधार पर कि कैसे हम अपने जीवन को और अच्छा करें। तो हम देश के बारे में भी ये सवाल करेंगे। विकास किन सभी प्रश्नों, विकास जो है वो इन सभी प्रश्नों पर विचार करने और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के उपाय से जुड़ा है। डेवलपमेंट का एक्चुअली मतलब क्या है कि हमें ये सारी बातें कि देश कैसा है, अनिवार्य वस्तुओं की आवश्यकता क्या है, जीवन को बेहतर करने के तरीके, समानता लाने के तरीके और मिलजुल कर रहने के तरीके, इन सब के उपायों से जुड़ा हुआ है। यह काम जटिल है और यह अध्याय में हम विकास को समझने की प्रक्रिया शुरू करेंगे कि विकास होता कैसे। क्या केवल पैसे को विकास कहेंगे? तो हम ये बातें भी चैप्टर के अंदर जानेंगे। इसके अतिरिक्त ऐसे बहुत से प्रश्नों के उत्तर आपके अर्थशास्त्र में, मतलब केवल अर्थशास्त्र के अंदर बात ना करें, हम इतिहास में भी, भूगोल में भी, सारी जगह, बहुत सारी जगह इनको देखते हैं। इतिहास में, राजनीति विज्ञान में, भूगोल में। ऐसा इसलिए है कि हम आज जो जीवन जी रहे हैं वह अतीत से प्रभावित है। हम इसे जाने बिना बदलाव की इच्छा नहीं रख सकते। मतलब हमें इतिहास जानना पड़ेगा, तभी हम बदलाव की इच्छा रख पाएंगे। इसी तरह हम केवल एक लोकतांत्रिक राजनीतिक प्रक्रिया के द्वारा ही इन आशाओं और संभावनाओं को वास्तविक जीवन में प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक, अब बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम जो हमारा ये वीडियो हम कवर कर रहे हैं, टॉपिक क्या कवर करेंगे। तो पहला टॉपिक होगा विकास क्या वादा करता है, मतलब विभिन्न व्यक्ति विभिन्न लक्ष्य, ऐसे हम कुछ बात करेंगे। आय और अन्य लक्ष्य हमें देखना है, इनकम एंड अदर गोल्स के बारे में बात करेंगे। राष्ट्रीय विकास नेशनल डेवलपमेंट के ऊपर चर्चा होगी। साथ ही साथ अगला टॉपिक जो आपके साथ होगा जिसमें विभिन्न देशों और राज्यों की तुलना कैसे की जाए, इस पर भी बात करनी है। औसत आय क्या है, एवरेज इनकम क्या हो सकती है, उस पर बात करेंगे। आय और अन्य मापदंड क्या हो सकते हैं, इनकम एंड अदर पैरामीटर्स, है ना, या अदर क्राइटेरिया क्या होने चाहिए, उन पर बात करेंगे। सार्वजनिक सुविधाएं, पब्लिक फैसिलिटीज, तो ये हमारे टॉपिक्स हैं। जैसे मानव विकास रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, इसके अंतर्गत हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को भी समझेंगे। विकास की धारणीयता, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट, इन सब बातों को हमें कवर करना है। ये सारे टॉपिक हम इस वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। क्लियर बात यहां तक की, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो विकास, जब सबसे पहला टॉपिक आया, जो टॉपिक आपने देखा था कि विकास क्या वादा करता है। अब विकास कैसे वादा करेगा, तो आपको देखना होगा कि क्या विकास जीवित चीज है, क्या वादा कर देगा ये विकास भैया। जो विकास है, तो सबसे पहले तो आप समझो क्या ये जीवित है क्या। अगर ये जीवित है तो ये आकर कह देगा कि वादा कर दिया। अगर ये जीवित है तो आकर कह देगा कि बोले तुम्हारी कसम वादा करते हैं कि तुम्हारा साथ नहीं छोड़ेंगे कभी। फिर क्या करेगा, तो विकास को आपको ऐसे समझना है कि जीवित नहीं है, तो विकास को आप क्या समझेंगे कि विकास एक प्रक्रिया है। क्या कहेंगे, विकास एक प्रक्रिया है जो दिन प्रतिदिन प्रगति करने या उन्नति करने के लिए प्रेरित करती है। आपकी उन्नति और प्रगति से, है ना, जो अब कई बार लोग कहते हैं कि विकास धीमा हो रहा है, विकास तेज हो रहा है, विकास मध्यम हो रहा है, कहते हैं कि नहीं, ऐसा कहते हैं। तो विकास धीमा होने का मतलब क्या है, विकास मध्यम होने का मतलब क्या है, विकास तेज होने मतलब ये जो आपकी उन्नति और प्रगति की प्रक्रिया है वो तेज हो जाती है। ऐसा नहीं कहते कि बोले यार वो गांव का जो था ना वो बबलू, है ना, अरे बोले उसने क्या विकास किया है, बोले इतने तेज विकास किया कि घर में तो पहले यहाँ कुछ नहीं था, उसने एक घर ले लिया, एक गाड़ी ले ली, एक दुकान खोल ली, है ना, और जमीन खरीद ली, है ना। तो हमारे यहाँ पर इसी को विकास कहते हैं ना। ये विकास उसने कर डाला, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में पढ़ा रहा है, और उससे बोले महज 4-5 साल के अंदर ये सब कुछ कर डाला, 5 वर्ष के अंदर ये सब कुछ हो गया। लोग कहते हैं ऐसा, कहते हैं कि नहीं कहते। तो अब बबलू ने विकास तो कर लिया, ये बात तो सही हो गई। तो अब बबलू का विकास हो गया ये 5 साल के अंदर, तो क्या कहेंगे, बबलू का तेज विकास हो गया। बबलू ने क्या किया, अपनी, पहले वो ठेला लगाता था लेकिन उसने मेहनत करी, दुकानदारी करी या कुछ भी काम किया, अपनी तरक्की की, तरक्की करके पैसा कमाया, तो घर लिया, अपने घर वालों को बेहतर जीवन दिया, गाड़ी ली, दुकान खोली, एक कुछ खेती के लिए जमीन भी खरीदी। ये 5 वर्ष में हो सकता कि एक श्याम था गाँव का और उसको बहुत समय लग गया कि वो बुढ़ापे तक अगले 20 साल में, अगले 20 वर्ष के अंदर में ये सारी चीजें कर पाया। मतलब हम क्या कहें, तो बबलू की तुलना में विकास तो श्याम ने भी किया और विकास बबलू ने भी किया, ऐसा तो है नहीं। तो विकास का निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसपे आप निरंतर सुधार, प्रगति और उन्नति की तरफ जाते हैं, वो विकास कहलाता है। कभी आपकी प्रगति उन्नति तेजी से होती है तो विकास को तेज कहते हैं, कभी मध्यम और कभी धीमी होती है तो उसको हम मध्यम और धीमा कह देते हैं। जैसे यहां पर देखिए फोटो में, तुम एक कार चाहते हो और अभी देश की जो स्थिति है उसमें तुम्हें ये आशा करनी चाहिए कि काश तुम्हारे पास एक रिक्शा हो। अब आपको आपकी क्षमताओं के हिसाब से सोचना चाहिए, लेकिन आपके मन में इच्छा है कार की तो आप मेहनत करेंगे, अभी रिक्शा है, रिक्शे से मेहनत करेंगे। तो ये कहा जा रहा है जब आप क्या करेंगे, आप इस स्थिति में है, धीरे धीरे आप बड़े हो जाएंगे, बड़े होकर आप कुछ अच्छा कर लेंगे तो हो सकता है कि आप कार खरीद लें, हो सकता है कि आप बस खरीद लें, हो सकता है कि आप और बड़े आदमी हो जाए तो आपका प्लेन भी हो। तो ये संभावनाएं होती है, और ये कब होगा, विकास के बारे में, मतलब आप अपनी तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे तब हो पाएगा। और आपको पढ़ना पड़ेगा, वीडियो पूरा देखना पड़ेगा, मैग्नेट बेंच हिंदी पर जाकर सारे सब्जेक्ट अच्छे करने पड़ेंगे, तभी विकास होगा आपका। विकास अंकों में भी होता है। पिछली बार मान लीजिए कि आपके अंक बहुत कम आए थे, नंबर बहुत कम आए थे, और इस बार आपने ज्यादा मेहनत की है, आप अच्छे ग्रेड से, अच्छे नंबर से पास हो गए, हो सकता है आपकी रैंक लग गई, आपका कोई स्थान आ गया, तो आपने विकास किया पिछली तुलना में। कहते हैं ना यार, बोले उसने बहुत मेहनत करी, बहुत सुधार किया, मतलब क्या हुआ, आपने अपनी पढ़ाई पर काम किया, उस पर प्रगति की, उस पर उन्नति की, तो आपका क्या हो गया, पढ़ाई में विकास हो गया, मन लगने लगा, ज्यादा पढ़ने लगे। क्लियर बात।
अब आप देखो यहां पर अलग अलग श्रेणी के हम लोग लेते हैं और उनके विकास के लक्ष्यों के बारे में जानते हैं। मतलब कि यहां से समझने की कोशिश करते हैं कि हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग है, हर व्यक्ति के लिए प्रगति अलग है। हर व्यक्ति के अपने लक्ष्य होते हैं, वो चाहता है कि ये हो गया तो विकास हो गया और ये हो गया तो विकास हो गया, है ना। तो हर एक व्यक्ति क्या है कि वो अपने लिए अलग अलग चाहता है, अलग अलग चीजों के बारे में सोचता है। सब कोई अपने लक्ष्य या अपने जो गोल है वो अलग बनाकर रखते हैं। जैसे भूमिहीन ग्रामीण मजदूर के बारे में बात करें कि ये क्या चाहता है विकास के लिए, इसके क्या आकांक्षाएं, क्या इच्छाएं हैं। तो काम करने के लिए चाहता है कि अधिक दिन हो, सबसे पहली चीज, और मजदूरी क्या हो, बेहतर मजदूरी हो। स्थानीय स्कूल उनके बच्चों को उच्चतम शिक्षा प्रदान करे, मतलब शिक्षा की बात भी कर ली, शिक्षा प्रदान करने में सक्षम, कोई सामाजिक भेदभाव ना हो, है ना, भेदभाव वाली बात इन्होंने बोली कि कोई भेदभाव ना हो, और गांव में भी वे नेता बन सकते हैं, मतलब उनको राजनीतिक अधिकार भी चाहिए। क्या इच्छा है, काम ज्यादा मिले, मजदूरी अच्छी मिले, बच्चों को शिक्षा के लिए स्कूल हो अच्छा, और कोई समाज में भेदभाव ना हो, और हम भी चुनाव लड़ पाए। मतलब उन्होंने क्या मांग लिया, धार्मिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक समानता की बात यहां पर कर ली। पंजाब का जो एक समृद्ध किसान पर बात करेंगे, जो बड़ा किसान है, वो क्या चाहता है, वो किसानों को उनकी उपज के लिए ज्यादा समर्थन मूल्य चाहता है। समर्थन मूल्य मतलब एमएसपी कहते हैं, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो वो ज्यादा उपज के लिए समर्थन मूल्य चाहता है कि भाई पहले 200 रुपए, मान लीजिए पहले 1800 रुपए क्विंटल में गेहूं खरीद रहे थे, इस बार आप कम से कम 2500 में खरीदो या 3000 में खरीदो। और मेहनती और सस्ते मजदूर, मतलब अगर यहां पर आप देख रहे हैं तो वो सस्ते और मेहनती मजदूर चाहता है। मतलब इन दोनों के कई सारे विकास के लक्ष्यों में विवाद हो सकता है। ये चाहते मजदूरी ज्यादा हो, ये चाहते मजदूरी कम हो। उच्च पारिवारिक आय सुनिश्चित करना ताकि अपने बच्चों को विदेशों में बसा सकें, बच्चों को विदेशों में भेज सकें। अब आप बताएं, किसान जो खेती के लिए केवल वर्षा पर निर्भर है, वो क्या चाहता है, वो चाहता है कि सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो जाए। वो क्या चाहता है, सिंचाई की बेहतर व्यवस्था हो जाए, साथ ही साथ वो आय के दूसरे साधनों को भी चाहता है। वो आय के दूसरे साधन भी चाहता है। समझ में आई बात। तो ये बात हो गई किसान जो खेती करने वाले हैं। भूस्वामी परिवार की एक ग्रामीण महिला क्या चाहती है, मतलब इसके पास मालिकाना हक तो है जमीन का, वो चाहती है स्वतंत्रता, वो चाहती है समाज में समानता। मतलब कैसी समानता, लैंगिक समानता, मतलब स्त्री पुरुष के हिसाब से वो समानता की बात करती है। शहर का बेरोजगार युवक क्या चाहता है, वो चाहता है काम, और काम के साथ अच्छा वेतन, उसकी इच्छा ये है। शहर के अमीर परिवार का लड़का क्या चाहता है, वो चाहता है आजादी। अब इसकी आजादी में और महिलाओं की आजादी में फर्क है। ये चाहती है स्वतंत्रता, मतलब हम अपनी बात रख सके, हम अपना काम कर सके। ये अमीर लड़का पैसा बहुत है कि हम अगर कुछ गड़बड़ कर रहे हैं तो हमें कोई बोले ना, हमारी मर्जी, माई लाइफ माई रूल, ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट ये चाहता है। शहर के अमीर परिवार की एक लड़की वह अपने भाई के जैसे आजादी चाहती है कि जैसे उसके भाई को आजादी मिली है वैसे हमें मिल जाए। वह अपने फैसले खुद कर सकती है और अपनी पढ़ाई में विदेश में जाकर कर सकती है, ऐसे कुछ वो फैसले चाहती है। तो ये आपने देखा कि हर एक समाज के व्यक्ति का, मतलब कि हमने देखा यहां तक कि अगर आपकी जगह बदल रही, शहर में है तो आपका लक्ष्य अलग है, गांव में है तो लक्ष्य अलग है, अगर पुरुष है तो लक्ष्य अलग है, महिला है तो अलग है, किसान है तो लक्ष्य अलग है, अगर आप मजदूर हैं तो लक्ष्य अलग है। मतलब हर एक व्यक्ति के लिए विकास और लक्ष्य अलग अलग होते हैं। जैसे नर्मदा घाटी का एक आदिवासी क्या चाहता है, अब आप देख लो, ये क्या चाहता है कि इस पर ये चाहता है कि बड़े बांध ना बनाओ, जिससे उसकी जमीन न डूबे। वो चाहता है कि आप छोटे तालाब बनाओ, छोटे बांध बनाओ, ताकि क्या हो सके, सिंचाई की व्यवस्था हो सके, हम सिंचाई करके अपनी खेती अच्छे से कर सके, इसकी इच्छा ये है। जबकि अगर बड़े बांध की बात करेंगे तो व्यापारी क्या चाहता है, उद्योगपति क्या चाहता है, वो चाहता है कि बड़े बांध बनाओ ताकि इनसे क्या हो सके, इनसे बिजली उत्पन्न हो और अपने कारखाने चला सके। तो इनके लिए विकास है बड़े बड़े बांध बनाना, लेकिन इन बांध में आदिवासियों की जमीन डूब रही है तो वो उसका विरोध करते हैं, और विरोध करते हुए कहते हैं कि छोटे बांध बनाओ, तालाब बनाओ कि हम केवल सिंचाई कर पाए, हमें इलेक्ट्रिसिटी की उतनी आवश्यकता नहीं है, थोड़ी बहुत मिल जाएगी तो काम चल जाएगा हमारा। तो उनके लिए विकास का मतलब क्या है, छोटे तालाब और छोटे बांध।
समझ में आई बात? तो यहां पर हर व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग है, और हर व्यक्ति के लिए, है ना, हर व्यक्ति के लिए लक्ष्य अलग है, विकास अलग है। हर समाज के वर्ग के लिए बातें लागू होती हैं। मेरे लिए विकास कुछ अलग होगा, आपके लिए कुछ अलग होगा। आपके लिए भी अंकों पर काम करता होगा, मेरे लिए ये होगा कि भाई और ज्यादा कैसे अच्छा पढ़ाया जाए, और क्या किया जाए कि हर ज्यादा बच्चों तक अपन पहुंच पाए। तो हर एक व्यक्ति के लिए विकास का मतलब अलग है और विकास का लक्ष्य अलग है। समझ में आई बात? क्लियर है? तो समझ में ना आई हो तो बता देना भैया, है ना, कि भाई ये वाली बात समझ में नहीं आई, क्या है। तो अपन आगे चलेंगे भाई, अब आगे बढ़े। ये लक्ष्य वाली बात तो अपन समझ ही गए क्या है। अब तालिका हमने भर दी है, तो तालिका भरने के बाद क्या समझ में आया है, बताइए क्या आया समझ में? तालिका भरने के बाद समझ में आया कि विकास या प्रगति के बारे में एक जैसा विचार सभी का नहीं है। हर व्यक्ति विकास के बारे में अलग सोचता है या प्रगति के बारे में अलग सोचता है। वो विकास या प्रगति के अलग अलग रास्ते भी चुन सकता है, अलग अलग माध्यम भी वो चुन सकता है। हर एक व्यक्ति स्वतंत्र है। हर व्यक्ति अलग अलग चीजें पाना चाहता है, मतलब वो अलग अलग। हमने किसानों के बारे में बात की, आदिवासियों के बारे में। ऐसा क्यों है? समस्या तो यही है कि ऐसा क्यों है। ये तो आपकी इच्छा थी, आप पूछने वाले थे कि ऐसा क्यों है। हर व्यक्ति अलग अलग चाहता है, ऐसा क्यों? जैसे आप लोग में से कई सारे लोग चाहते होंगे, बोले सर मैं पास हो जाऊं, उसके लिए वो विकास है। बोले अगली साल 10वीं में पहुंच जाऊंगा, 11वीं में पहुंच जाऊंगा। कुछ चाहते होंगे बहुत अच्छे नंबर आ जाए, कुछ चाहते होंगे फर्स्ट डिवीजन आ जाए। तो ऐसा आप देख रहे हैं ना, हर एक व्यक्ति, मान लीजिए पढ़ाई में ही हमने बात कर ली, तो हर एक व्यक्ति अलग अलग सोच रहा है। ऐसा क्यों सोचते हैं अलग अलग? क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी इच्छाएं होती हैं, अपनी आकांक्षाएं होती हैं, और हर व्यक्ति की इच्छा आकांक्षा अलग होती है। इनकी पूर्ति करने के लिए अलग अलग चीजों की आवश्यकता होती है, अलग अलग माध्यमों की आवश्यकता होती है। उनके माध्यम से ही आप इनको पूरा कर सकते हैं, और फिर उनके साथ फिर अपने विकास को लेकर आप आगे बढ़, विकास बच्चा नहीं है कि लेकर, मतलब विकास के साथ फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। आकांक्षाएं और इच्छाएं दो लोगों में परस्पर विरोधी हो सकती हैं। जैसे आप देखें, एक घर के भाई बहन का उदाहरण लेते हैं। घर में एक भाई है और एक बहन है, कोई भी घर का, यहां के बाद मैं यहां लेता हूं उदाहरण, तो यहां ज्यादा समझ में आएगा। एक घर है और एक घर के अंदर अपन ने एक भाई बहन का उदाहरण अपन ले लेते हैं कि क्या है। एक घर के अंदर एक भाई बहन है। कोई भी एक सामान्य से घर के अंदर की हमने कहानी ले ली। अब ये भाई बहन क्या चाहते, अगर आप इनको देखते होंगे यहां पर, तो आप पाएंगे कि यार भाई का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है और बहन का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। अब कैसे अलग है? बोले यार सर ये कैसी बात कर रहे हो आप, कैसा कॉन्सेप्ट अलग है? अगर हम भाई को देखते हैं, पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि इनके बीच, मतलब ये आप जो बात कर रहे हैं कि भाई जो इच्छाएं आकांक्षाएं वो परस्पर विरोधी, पहले हम इनकी दिनचर्या समझते हैं, समाज को समझते हैं, फिर हम इनकी इच्छाएं समझें क्या होंगे। भाई मतलब कि क्या हो गया? पुरुष। और समाज कैसा है? पुरुष प्रधान। पुरुष प्रधान का मतलब समझ में आया कि समाज में पुरुष वर्ग का वर्चस्व है। मतलब इसको घर के काम करने पड़ते होंगे क्या? नहीं। ये क्या करता होगा? आजादी से घूमता फिरता होगा, आजादी से घूमता होगा, बाजार जाता होगा, और आगे जाकर हो सकता है कि घर का मालिक भी बने, ऐसा भी हो सकता है। महिला क्या करेगी? अगर आप बहन के बारे में देखें तो ये जब तक अपने घर में, फिर ससुराल जाएगी। अभी हम घर के अंदर देख रहे हैं, इसको आजादी होगी क्या? आजादी नहीं होगी, इसको आजादी नहीं होगी। इसको क्या करना पड़ता होगा? घर के काम करने पड़ते होंगे। घर के काम का मतलब क्या होगा कि रोटी पानी, है ना, सफाई, ये सारे काम इसको करने चाहिए, और ये रोज कर रही होगी। अब बात करते हैं कि इनकी इच्छाएं क्या है यहां पर, कि भाई बहन का उदाहरण लिया, क्या चाहते हैं भाई? अगर बहन की बात करें तो बहन चाहती है भाई की तरह आजादी से घूमना फिरना, या भाई को जो आजादी मिली है उसके बारे में, या कुछ उस तरीके से बहन चाहती है। अब आप देखो क्या चाह रही है बहन इनकी। अब जो बहन की जो इच्छा है या इसकी जो आकांक्षा है, इसकी इच्छा क्या होगी या इसकी आकांक्षा क्या होगी, इस पर हम बात कर लेते हैं। यहां पर क्या होगी? तो ये चाह रही है भाई के जैसे क्या? आजादी, कि हम भी घूमे फिरें। इसकी इच्छा क्या है? कि आजादी, के हमको भी घूमने फिरने का अधिकार हो, हम आजादी, हम भी घूमे फिरें। और दूसरी चीज क्या चाहती होगी? जब घूमे फिरें तो दिन तो कम है, तो चाहती होगी कि हमारा जो भाई है वो भी रोटी बनवाए। भाई क्या है? घर के काम में हाथ बटाए, घर के काम में हाथ बटाए, ऐसा चाहती होगी। अब इसकी इच्छा जो है, हो सकता है इसकी इच्छा ना हो सकता है इसकी इच्छा से नाराज हो जाए कि बोले तुम मुझसे रोटी बनवाओगे। ऐसा हमारे यहां होता है क्या?
तो ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है कि उसकी इच्छा से भाई नाराज हो जाए। बहन की इच्छा देखी कि बहन की इच्छा हमने देखी कि भाई के समक्ष आजादी चाहती है, भाई के बराबर आजादी चाहती है, और भाई घर के काम में हाथ बटाए ऐसा भी चाहती है। इससे क्या होगा, भाई नाराज हो सकता है, उसको चीजें पसंद ना आए, ऐसा भी बिल्कुल हो सकता है। और हो सकता है क्या ऐसा ही होगा, आप अपने घर में कह देंगे भाई कल से रोटी बनानी है, बर्तन साफ करना, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, कपड़े धो देना, और मैं घूम कर आती हूं। तो फिर क्या होगा कि इनको नाराजगी हो जाएगी, क्योंकि हमारे समाज में अगर आप देखते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा तो नहीं, थोड़ा सा आप देखेंगे पुरुषों को या लड़कों को थोड़ी सी छूट ज्यादा है, लड़कियों को थोड़ी सी कम है। सब जगह नहीं, लेकिन कुछ जगह तो है ऐसी, है ना। तो ये एक विरोधी वाली बात हो गई। भाई बहन की इच्छा कुछ हुई, अगर उसके इच्छा से हिसाब से काम होता है तो फिर भाई नाराज हो रहा है, हमने ये वाली बात भी देखी। अब आप एक उद्योगपति देख लो, और उद्योगपति के साथ साथ हमें एक चीज और ऐड करनी होगी कि आदिवासी है ना। अब उद्योगपति हमने देख लिया, और उद्योगपति के साथ हमको देखना है आदिवासी। उद्योगपति चाहता है कि अधिक बिजली के लिए अधिक बांध बनाए जाए, जबकि आदिवासी विरोध करते हैं ना, आदिवासी विरोध करते हैं। और विरोध करते हैं तो इसके पीछे कारण क्यों है कि क्यों विरोध करेंगे। आदिवासी विरोध इसलिए करते हैं कि अगर आप देखें, क्योंकि जमीन क्या होगी, जलमग्न हो जाएगी। आप बांध बनाएंगे और जैसे ही आप दीवार बनाएंगे इसके पीछे पानी भर जाएगा, पानी भरेगा तो जमीन जलमग्न हो जाएगी और जीवन क्या हो जाएगा, अस्त व्यस्त हो जाएगा, जीवन प्रभावित हो जाएगा। वे अपने खेतों के लिए छोटे छोटे बांध या तालाब बनाना पसंद करेंगे, ताकि क्या हो कि खेतों के लिए छोटे छोटे बांध या तालाब बना दिए जाएं, ताकि वो अपनी सिंचाई कर सके, खेती कर सके, जमीन डूबे ना। अगर डूब गई तो ये तो बेचारे उद्योग धंधा तो चाहते नहीं है, उद्योग धंधा तो आता नहीं है इनको, तो फिर क्या करेंगे, खेती कैसे करेंगे। इसलिए चाहते हैं छोटे बांध और तालाब बनाए जाए, सिंचाई हो जाए, जबकि उद्योगपति बड़े बांध। तो ये परस्पर विरोधी हो सकती हैं। इस तरह दो बातें साफ हो गई, एक तो कि अलग अलग लोगों के विकास के लक्ष्य भिन्न हो सकते हैं, मतलब अलग अलग जो लोग हैं उनके लिए विकास का जो टारगेट है, विकास कैसे होना है। जैसे हमने आदिवासियों के लिए देखा कि छोटे तालाब और छोटे बांध बना दिए, वो उनके लिए विकास है। बड़े बांध बना दिए, वो उद्योगपतियों के लिए विकास है। बहन को भाई के बराबर आजादी दे दी, वो बहन के लिए विकास है ना। और भाई को ये कह दिया कि भाई तुमको कुछ नहीं करना, घूमो फिरो, बहन सब संभाल लेगी, वो भाई के लिए विकास है। तो विकास सबके लिए अलग हो सकता है, समाज में भी, घर में भी, परिवार में भी, गांव में भी, जाति में भी, हर जगह विकास अलग अलग हो सकता है, हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी विकास अलग अलग हो सकता है। दूसरा क्या है कि एक के लिए जो विकास है वो दूसरे के लिए विकास ना हो। जैसा हमने उद्योगपति और आदिवासियों में देखा कि जो विकास उद्योगपतियों के लिए है वो आदिवासियों के लिए नहीं है, और जो विकास आदिवासियों के लिए वो उद्योगपतियों के लिए नहीं है। यहां तक कि वह दूसरे के लिए विनाशकारी भी हो सकता है। आपने देखा उद्योगपति की इच्छा है कि बड़ा बांध बनाया जाए, लेकिन वो बड़ा बांध आदिवासियों के लिए विनाशकारी हो सकता है। इस तरह के लोग विकसित होना नहीं चाहते, है ना। तो ऐसे आप देखें, कुछ लोग कहते हैं गाड़ी में बैठ करके ऐसे लोग विकसित नहीं होना चाहते, संसाधन नहीं है, पता नहीं है, तो विकसित कैसे होंगे। तो धीरे धीरे समय के साथ अपने आप को उनकी पीढ़ी, उनकी फिर अगली पीढ़ी अपने आप को अपग्रेड करते चली जा रही है। पिछले टॉपिक में हमने एक बात की, आप देखेंगे यहां पर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर किसकी, आय और अन्य लक्ष्य के बारे में, है ना। तो विकास के वादे की बात हो गई। अब विकास का वादा पूरा होने के साथ आय और अन्य लक्ष्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे, इनकम एंड अदर गोल्स, है ना। तो क्या होना चाहिए, आय और अन्य लक्ष्य। तो पिछले टॉपिक में एक बात समान पाई कि लोग चाहते हैं कि उन्हें नियमित काम मिले, बेहतर मजदूरी मिले और अपनी उपज या अन्य उत्पादों की अच्छी कीमत मिले। मतलब क्या हो गया, यहां पर दाम अच्छे मिले तो मतलब क्या हो गया, आय बढ़ जाए। आय का मतलब क्या है, पैसा बढ़ जाए, मतलब रुपया या डॉलर जिसमें भी आप बात करें ये आपका बढ़ जाए। मतलब हमने खुद लिख दिया वहां पर कि दूसरे शब्दों में वो क्या चाहते हैं, अच्छी आय चाहते हैं। तो अब सवाल ये आता है, क्या केवल ज्यादा आय चाहने से भला हो जाएगा? क्या आपको ज्यादा पैसा दे दिया गया तो आप विकास कर ले जाएंगे? क्या आपको पैसा ज्यादा मिल गया तो आप तरक्की कर ले जाएंगे? क्या केवल पैसे से ही तरक्की होगी क्या? ऐसा ये चाहते हैं। तो अब सवाल आया है तो हमने जवाब दे दिया कि नहीं, ऐसा तो नहीं होगा। केवल पैसे से, मान लीजिए पैसा मेरे पास 2 ब्रीफ केस भर कर है और मेरे घुटने काम नहीं कर रहा है, मैं पड़ा हूं बेड पर, बेड रेस्ट पर, तो क्या विकास है मेरे लिए? नहीं। तो अब विकास के लिए मान लीजिए कि मेरे पास पैसा बहुत है, बहुत अच्छा कमाता हूं, सैलरी मान लीजिए 50 लाख रुपए महीना है, और कोई आके लपाड़ा खींच के चला जाता है। और कहीं गांव में जाता हूं तो जमीन में नीचे बैठना पड़ता है, कहीं जाता हूं तो कोई बोलता है कि बोले चप्पल हाथ में ले लो, निकल लो यहां से। तो क्या इसको विकास कहेंगे? केवल पैसे से आ जाएगा? नहीं।
पैसे के अलावा पैसा काम करता है आपकी जरूरत की जो चीजें हैं, आपकी जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूर्ति करने में पैसा मदद करता है। लेकिन कुछ चीजें पैसे के अलावा आवश्यक हैं, जैसे लोगों का बराबरी का व्यवहार, मतलब लोग बराबरी का व्यवहार करें। आप गए हैं तो सबको बराबर तरीके से देखा जाए, आपको भी स्वतंत्रता हो अपनी बात रखने की, आपको सामाजिक सुरक्षा मिली हो, मतलब जो हम बात करते हैं पब्लिक सेफ्टी के बारे में कि भाई कोई आकर मारे नहीं, परेशान ना करे, ऐसी सुरक्षा हो। दूसरों से आदर मिलने की इच्छा भी रखते हो कि भाई हम सामने वाले की इज्जत कर रहे हैं तो सामने वाला हमारी भी इज्जत करे, और अगर भेदभाव हो जाएगा तो हमको बुरा भी लगता है, हम अप्रसन्न भी होते हैं, दुखी भी हो जाते हैं। कुछ मामलों में ये अधिक आय और अधिक उपभोग से महत्वपूर्ण हो सकते हैं। कौन सी बातें? ये वाली जो बातें हम कर रहे हैं ना, ये कई सारे मामलों में अधिक आय, और आप देखेंगे है ना, जो हम ज्यादा कमा रहे हैं, अधिक आय या जो हम उपभोग कर रहे हैं, उनसे बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं, उनसे थोड़ा सा ठीक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि जीने के लिए केवल भौतिक वस्तुएं ही पर्याप्त नहीं है। भौतिक वस्तुएं मतलब बीमार कर, कपड़ा खरीद लिया, एसी लगा ली, कूलर लगा लिया, डल्लप पर गद्दा डाल लिया, केवल ये चीजें जरूरी नहीं है। जो पैसा है आपके पास, मतलब जो द्रव्य है, मतलब द्रव्य की जगह आप क्या लिख सकते हैं, तो आप लिख सकते हैं कि द्रव्य या उससे खरीदी जा सकने वाली, मतलब पैसा या द्रव्य को आप पैसा कह सकते हैं, धन कह सकते हैं, धन या उससे खरीदी जा सकने वाली भौतिक वस्तुएं एक कारक हैं जिस पर हमारा जीवन निर्भर है। मतलब जिसके अनुसार हम चल सकते हैं, जिससे हम कई सारी गाड़ी आ गई हमारे पास, किक मारकर हम वहां तक चले गए, पैदल भी तो जा सकते हैं, समय लगेगा, तो हमारे विकास में गति देने में ये काम कर सकती हैं भौतिक वस्तुएं। मतलब आप खरीद कर काम चला लेंगे। मान लीजिए गाड़ी नहीं है किसी के पास, तो गाड़ी से ही थोड़ी जाएगा, वो पैदल भी आगे बढ़ सकता है, पैदल भी जा सकता है। बेहतर जीवन अभौतिक वस्तुओं पर भी निर्भर करता है। मतलब अभौतिक का मतलब क्या हो गया? जो ऐसी चीजें जिन्हें पैसे से नहीं खरीद सकते, उन पर भी निर्भर करता है। अगर आपको यह बात स्पष्ट नहीं लगती है, आपको अगर ये बात एकदम क्लियर नहीं लगती है, तो एक उदाहरण लेते हैं दोस्त का। आप अपने जीवन में दोस्त की भूमिका के ऊपर जरा सोचिए, उसके बारे में थोड़ी सा विचार कीजिए, फिर आपको पता चलेगा कि हम किस चीज को लेकर बात कर रहे हैं, क्या उसको आप पैसे से खरीद सकते हैं। आपको उनकी मित्रता की इच्छा होगी। मान लीजिए हमारा कोई दोस्त है, आज मन कर रहा है कि यार उससे बात हो जाए, वो मिल जाए, थोड़ी बैठ के गप्पे सप्पे हो जाए, सुख दुख की बातें कर लें, तो क्या ये पैसे से खरीद पाएंगे? आप नहीं खरीद पाएंगे, कभी पैसे से आप नहीं खरीद पाएंगे। इसी तरह और भी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें आसानी से आप नाप नहीं सकते। आप दोस्ती को ही देख लो, कैसे नापो? कितने किलोमीटर की दोस्ती है, कितने लीटर की दोस्ती है, कितने किलोग्राम की दोस्ती है, ऐसे नहीं नाप सकते। ये भी जरूरी नहीं कितनी पुरानी है, कई बार नया दोस्त पुराने से ज्यादा खास हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन उनका हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। जिनको आप माप नहीं सकते, जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, वो हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और जिनका कोई मेजरमेंट नहीं होता, कई बार हम उनकी उपेक्षा भी कर देते हैं। उपेक्षा मतलब उनका अनादर भी कर देते हैं। लेकिन निष्कर्ष यह निकालना गलत होगा कि जिसे मापा नहीं जा सकता, वह महत्व नहीं रखता, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती, ऐसा नहीं है। हर एक चीज, हर एक बात बिल्कुल अपना अपना महत्व रखती है, हर एक चीज का अपना एक महत्व होता है। उदाहरण के तौर पर आप देखिए, एक उदाहरण अपन लेते हैं क्या, कि अगर आपको कहीं दूर जा, एक यहां पर आपको नौकरी मिल रही है, और ये नौकरी आपको बहुत दूर के इलाके में दी गई है, और आप नौकरी जैसे करेंगे तो नौकरी स्वीकार करने के पहले कुछ सवाल आपके आएंगे। सवाल क्या होंगे? आपको जवाब करें, क्या नौकरी स्थायी है? दूसरा सवाल होगा, क्या घर के पास है? तीसरा होगा कि क्या समय मिलेगा कि नौकरी के ही होकर रह जाएंगे? ऐसे सवाल आप यहां पर करेंगे। मतलब दूर दराज के इलाके में नौकरी मिल रही है, तो आपको पता है कि भाई सैलरी थोड़ी सी ज्यादा दे रहे हैं, लेकिन आप सवाल करेंगे कि परिवार के लिए कुछ सुविधाएं होंगी, काम करने के लिए वातावरण कैसा होगा, सीखने के अवसर कैसे होंगे। अब एक और नौकरी मिलती है, उसमें वेतन उस पहली वाली से थोड़ी सा कम है, लेकिन नियमित रोजगार है, और आपकी सुरक्षा की भावना भी है वहां पर कि भाई नौकरी से निकाला नहीं जाएगा, तो हो सकता है आप कम वाली ज्वाइन करें। एक अन्य नौकरी अधिक वेतन दे सकती है, लेकिन कार्य की सुरक्षा नहीं, और हो सकता है कि आपको परिवार के लिए पर्याप्त समय भी ना मिले, आप उतना समय भी ना निकाल पाएं, तो इससे भी आप दुखी हो सकते हैं। परिवार को समय ना दे पाएं तो परिवार वाले भी दुखी हो सकते हैं, तो हो सकता है कि आप इस प्रकार की नौकरी ना करें। इससे आपकी सुरक्षा और स्वतंत्रता की भावना कम हो जाएगी। ये दो भावनाओं को थोड़ी सा नुकसान यहाँ पर पहुंच सकता है। क्लियर बात? तो ये उदाहरण से समझ में आया होगा कि हम आय के साथ साथ दूसरे और लक्ष्य जो हैं उनके ऊपर भी ध्यान देते हैं। क्लियर? चले आगे बढ़ते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि अब देखो, अब आप विकास के लिए जो लोग हैं वो मिले जुले लक्ष्यों को देखते हैं। हमने देखा, अभी हमने ये पढ़ा कि हर एक व्यक्ति का टारगेट अलग है।
जैसे आप यहां पर देख पा रहे थे, हमने जब हमने बात की थी अलग अलग लोगों को लेकर, तो एक उद्योगपति को लेकर बात की थी, फिर एक आदिवासी को लेकर बात की थी, है ना, और अपन ने गांव को लेकर बात की थी, शहर को लेकर बात की थी, और इनके यहां पर जो लोग रह रहे हैं इनकी सबकी विकास को लेकर बातें अलग थी। उद्योगपति चाहता था कि बड़े बांध बने, आदिवासी चाहता है छोटे बांध बने, गांव और शहर। तो अब बात आई कि भाई आप विकास ऐसा निकालेंगे, विकास ऐसा करेंगे कि कोई एक ऐसा लक्ष्य निकालें, मतलब विकास में कोई ऐसी चीज आप चुने, ऐसा टारगेट आप बनाएं जो क्या करे, वो इसका भी भला कर दे, इसका भी भला कर दे, इसका भी भला कर दे और इसका भी भला कर दे। मतलब अगर सबका भला हो रहा है तो फिर वो विकास, क्योंकि आप हर एक उद्योगपति के हिसाब से नहीं चल सकते, इसके हिसाब से नहीं चल सकते, इसके हिसाब से नहीं चल सकते, इसके हिसाब से नहीं चल सकते। ये सारी समस्याएं आएंगी क्योंकि हम सबके हिसाब से चल नहीं सकते, है ना। तो अब हमें एक ऐसा निकालना पड़ेगा कि हमने एक चीज कर दी कि भाई डैम भी बन गया, इलेक्ट्रिसिटी भी आ गई, इनको पानी भी मिल गया, इनके यहाँ लाइट भी आ गई, इनके यहाँ भी लाइट आ गई, ये सारे काम हो जाए। तो इस तरीके से अगर हम चलेंगे तो क्या होगा, हमें लोगों के मिले जुले लक्ष्यों को देखना होता है, मिले जुले लक्ष्यों को हम देखते हैं। जिसे आप देखें, आप महिलाएं, यह सच है कि महिलाएं वेतनभोगी कार्य करती हैं तो घर और समाज में उनका आदर बढ़ जाता है, उनकी इज्जत बढ़ जाती है। अगर महिलाएं क्या काम कर रही हैं कि वेतनभोगी काम करती हैं, कुछ पैसा कमा कर ला रही हैं, मतलब यहां पर आय की बात आ गई। तो ये आय यहां पर अगर आप देखते हैं तो ये आय इनको क्या कर रही है, समाज में, घर में। अब ये कमा रही है तो समाज में, घर में इनको स्वतंत्रता मिल जाती है, थोड़ा इनको इज्जत मिल जाती है, थोड़ा सा इनको इज्जत मिल जाएगी, मतलब इनको सम्मान मिल जाएगा, ठीक है, और सम्मान मिल जाएगा। और साथ ही साथ क्या हो रहा है कि समानता भी आ रही है, क्योंकि अगर ये कुछ ज्यादा कर रही है तो इनकी बात पुरुषों के सामने भी रखी जाएगी और पुरुषों को भी इनकी बात सुननी पड़ेगी, मना नहीं कर पाएंगे। तो अब यहां पर आय अच्छी है, आय सही है, मतलब अगर आप कमा रहे हैं तो महिलाओं के मामले में देखें तो अगर वो कमाती हैं तो परिवार में, घर में, समाज में उनकी इज्जत बढ़ती है, समानता बढ़ती है, स्वतंत्रता बढ़ती है। अगर महिलाओं के लिए आदर है, अगर आप आदर करते हैं महिलाओं का, तो घर में उनके काम काज में भी हाथ बटाएं, सहयोग करें, और घर के बाहर काम करने वाली महिलाओं को अधिक स्वीकार किया जाएगा। मतलब अगर इस तरीके की चीज आ गई, मान लीजिए कि अगर ये काम कर रही है महिला, अगर महिला कहीं काम करती है तो जो घर में काम होता है तो उसमें अगर पुरुष लोग थोड़ी हाथ बटाने लगेंगे, हाथ बटाएंगे, तो अगर हाथ बटा देंगे तो क्या होगा, इस महिला को बाहर भी स्वीकार किया जाएगा, क्योंकि इसके पास समय बचेगा, इसको चिंता नहीं होगी कि घर में पापा है तो चाय पिलानी पड़ेगी, बोले कि पतिदेव हैं वो चाय पिलाकर बना देंगे, उनको चाय बनाकर पिला देंगे, उल्टा कह दिया मैंने, पिलाकर बना देंगे, चाय बनाकर पिला देंगे। समझ में आ रही बात। तो इससे क्या होगा कि उनको थोड़ा सा लोड कम होगा, उनकी समाज में स्वीकारता, समाज में जगह जगह उनको और ज्यादा स्वीकार करेंगे, सम्मान और ज्यादा बढ़ेगा। इसी तरह हम बात करें कि सुरक्षित और संरक्षित वातावरण के कारण आप देख पाए कि ज्यादा महिलाएं विभिन्न प्रकार के काम में, नौकरियां, व्यापार कर सकती हैं। जैसे आजकल आप देखते हैं कि सॉफ्टवेयर में खूब लड़कियां जाती हैं, पढ़ाने के काम में खूब जाती हैं, तो वहां क्या होता है कि उनको भाई स्वतंत्रता रहती है, वातावरण सुरक्षित होता है, संरक्षित होता है, किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं होता, वो जा सकती है। इसलिए लोगों के विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय से नहीं होते हैं। यहां पर महिला क्यों कमा रही है, महिला के कमाने के पीछे कारण क्या है कि अगर वो कमाएगी तो समाज में, घर में, परिवार में स्वतंत्रता, समानता बढ़ेगी। तो केवल विकास के लक्ष्य केवल बेहतर आय के ही नहीं होते, बल्कि जीवन में अन्य महत्वपूर्ण चीजें भी होती हैं, उनके बारे में भी आपको बात करनी होती है, उनके बारे में भी आपको सोचना होता है, तभी हम मिला जुलाकर क्या कह पाते हैं कि विकास कहलाता है। अब बात करेंगे राष्ट्रीय विकास के बारे में। अब राष्ट्रीय विकास क्या होता है यार, ये तो बड़ी समस्या आ गई, क्या कहलाएगा राष्ट्रीय विकास, बोले बहुत भारी भरकम भरकम शब्द आ रहे हैं। चलो देख लेते क्या है राष्ट्रीय विकास। यहां पर हम बात करेंगे किसकी, राष्ट्रीय विकास के बारे में। अब राष्ट्रीय विकास में दो शब्द है, राष्ट्रीय शब्द जो बना है राष्ट्र से बना है, और एक दूसरा शब्द है जिसको आप विकास कहते हैं। चूंकि विकास हमने अभी बहुत देख लिया है तो हमें कुछ चीजें समझ में आ गई हैं कि विकास का मतलब क्या है। राष्ट्र मतलब कि अगर किसी देश के विकास के बारे में हमें बात करनी होगी, तो अब विकास के मामले में हमने एक बात समझी है कि आय
और आय के अतिरिक्त कई सारी और चीजों को और शामिल करेंगे तब विकास कहलाएगा। देश केवल पैसे के मामले में आगे बढ़ जाए विकास नहीं कहलाएगा। वो अब समानता भी लानी चाहिए उसके द्वारा, मतलब देश के अंदर समानता भी आनी चाहिए, देश में स्वतंत्रता भी मिलनी चाहिए, लोगों की सुरक्षा के बारे में भी बात की जानी चाहिए, लोगों को रोजगार भी मिले, है ना, लोग तरक्की भी करें सभी। तो आप जानते हैं कि हमने कई बार बात की है कि देश अच्छा और बुरा वहां के लोगों से होता है। लोगों को ये अधिकार मिलेंगे, साथ ही साथ अच्छा कमाएंगे तो देश का विकास भी होगा। तो वैसे ही हम राष्ट्रीय विकास के बारे में यहां बात करने वाले हैं। सबसे पहले जैसी हमने चर्चा करी ऐसी चर्चा यहां पर भी लोग कर रहे होंगे। सवाल आता है कि जैसे हमने देखा कि लक्ष्य अलग अलग हैं, तो मन में एक सवाल उठता है, तो फिर राष्ट्र के विकास की धारणा भी भिन्न हो सकती है। लोग अलग अलग तरीके से सोच सकते हैं कि देश का विकास कैसे किया जाए, ये तरीका अच्छा है, ये तरीका अच्छा, ऐसा भी लोग सोच सकते हैं। जिसे आपको कुछ लग रहा होगा कि विकास कैसे करें, लग रहा है कि नहीं लग रहा है, आपको बिल्कुल लग रहा होगा। मुझे कुछ लग रहा है कि भाई विकास ऐसे किया जाना चाहिए। तो देश के विकास को लेकर हमारे आपके मन में अलग अलग बातें हो सकती हैं। जैसे आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि अगर आप देखें यहां पर कुछ लड़के अलग बात कर रहे हैं, लड़के लड़कियां अलग बात कर रही हैं, इनके मन में अलग अलग विचार आ रहे होंगे। ये लोग अलग अलग तरीके से देख रहे होंगे कि भाई क्या देश के विकास के लिए करना चाहिए। और देश क्या है, हम भारत के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये लोग भारत के विकास के बारे में चर्चा कर रहे होंगे। यहां से इनकी जो बातचीत निकलेगी, तो जिनको आप विचार कहेंगे, इनके मन में जो बातें होंगी वो बातें हर एक व्यक्ति की अलग होंगी। समझ में आ रही बात कि इनने कुछ और सोचा होगा कि देश का विकास सड़क बनाकर कर सकते हैं, इनने सोचा होगा नहीं पढ़ाकर कर सकते। कोई कह रहा होगा सड़क, पढ़ाकर और स्वास्थ्य तीनों करना चाहिए, कोई कह रहा होगा नहीं समाज सुधारो पहले बाद में विकास करेंगे। तो ऐसे विचार अगर आपके आते हैं तो ये विचार सबके अलग हो सकते हैं। ये समझना बहुत आवश्यक है कि देश के विकास के विषय में विभिन्न लोगों की धारणाएं भिन्न या परस्पर विरोधी भी हो सकती हैं। तो अब जब ये भिन्न हो जाएं या विरोधी हो जाएं तो फिर हम क्या करें? तो राष्ट्रीय विकास का अभिप्राय इन सब प्रश्नों पर विचार करना है। मतलब जो सवाल जो हम करेंगे, राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या हो जाएगा कि इन सारे जो प्रश्न हैं इन सब पर हम अगर हम इन सब सारे प्रश्नों के ऊपर विचार कर लेते हैं, जो प्रश्न है अगर हम विचार करते हैं तो हमें पता चलेगा कि भाई विकास क्या है। तो उससे आप समझ जाएंगे राष्ट्रीय विकास क्या है। अभी आप परेशान मत हो, ऐसा मत सोचो कि क्या है विकास, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है। हम सवाल जानेंगे और उनका थोड़ी थोड़ी आंसर भी यहाँ जानेंगे, साथ ही साथ फिर हम समझ जाएंगे कि विकास क्या होता है, राष्ट्रीय विकास का मतलब क्या है। पहले, क्या सभी के विचारों को बराबर महत्व मिल सकता है? तो कई प्रकार के विचार हो सकते हैं। जैसे हम बात करें कि देश के विकास को लेकर एक मुद्दा आ सकता है शिक्षा को लेकर कि भाई शिक्षा बढ़ानी चाहिए। अगर देश शिक्षित है, साक्षर है, तो देश विकसित हो सकता है। और ये शिक्षा दो प्रकार के वर्गों में मिलती है, महिला को भी मिलती है और पुरुष को भी मिलती है। ठीक, अब यहां पर आपको दो तीन प्रकार के लोग मिल सकते हैं, एक ए कैटेगरी का, एक बी कैटेगरी का, एक सी कैटेगरी का। ए कैटेगरी का व्यक्ति कहता है केवल पुरुष को पढ़ाओ तब विकास हो पाएगा। बी कैटेगरी का व्यक्ति कहता है केवल महिला को पढ़ाओ तब विकास होगा। और सी कैटेगरी का व्यक्ति कह सकता है कि पढ़ाओ मत तब विकास होगा, या वो कह सकता है कि पुरुष और महिला दोनों को पढ़ाओ तो विकास हो सकता है। समझ में आई बात? मतलब आप देखें कि अगर हम इन दोनों की बात करते हैं, पुरुष और महिला वाली, तो ये तो अपोजिट है। एक कह रहा पुरुष वर्ग को पढ़ाओ, एक कह रहा महिला वर्ग को पढ़ाओ, और एक कह रहा दोनों को पढ़ाओ। तो ये मिली जुली बात हो सकती है। इसको ही हम आगे ले जाएंगे, जो हमने पिछले टॉपिक में भी बात करी थी कि हम विकास के लक्ष्यों में मिली जुली बातें करते हैं। तो ऐसी बात की गई यहां पर परस्पर विरोधी है, तो हम इनकी कुछ बातें ले भी सकते हैं और छोड़ भी सकते हैं। तो ये हो जाता है परस्पर विरोधी, या इनमें असमंजस होना या विचार का भिन्न होना। भिन्न भी है और विरोधी भी हो सकता है। जैसे ये कह रहे हैं केवल पुरुष पढ़ाओ, ये कह रहा है पुरुष और महिला, थोड़ी सी भिन्नता है। तो ये भिन्न भी हो सकते हैं, परस्पर विरोधी भी हो सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी विचार की बात करनी है। समझ में आई बात पहली कि विचारों को बराबर का महत्व कैसे दें। तो क्या हम इन दोनों विचारों को महत्व दे सकते हैं? सबसे पहली चीज, क्या ये कह सकते हैं कि भाई पुरुष केवल को इनको बराबर देंगे? नहीं देंगे। कैसे देंगे? साक्षरता मतलब शिक्षा पर सबका अधिकार होना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो, तभी देश विकसित हो पाएगा। तो हम इनके विचारों को जगह नहीं दे पाएंगे। पहली बात ये क्लियर हुई कि हर एक विचारों को बराबर महत्व नहीं मिलेगा। यदि विचार विरोधी है तो निर्णय कैसे होंगे? हमने देखा, हमने जाना यहां पर कि विचार विरोधी है। ए का जो विचार आता है, ए जो विचार दे रहा है उसका कहना है कि पुरुष पढ़ाओ, और बी जो विचार दे रहा है उसका कहना है कि महिला को पढ़ाओ।
तो विचार क्या हो गए, परस्पर विरोधी हो गए। तो क्या इनको हम फिर निर्णय कैसे करेंगे? फिर हमने देखा कि इनकी कुछ बात ली, इनकी कुछ बात ली और एक नया गोल तैयार कर दिया कि विरोधी भी ना हो पाए, काम भी बन जाए, विकास भी हो जाए और कोई लफड़ा भी ना हो। तो ऐसे हम काम कर सकते हैं। सभी के लिए न्यायपूर्ण और सही राह क्या होगी, यह भी हमें डिसाइड करना होगा कि हर एक व्यक्ति क्या सही होगा उसके लिए और क्या गलत होगा, ये तय करना होगा। यह भी सोचना होगा कि कार्य करने का कोई बेहतर तरीका है क्या, कि हम जो कार्य कर रहे हैं या विकास जो कर रहे हैं उसका भी कोई बेहतर तरीका है क्या, अगर है तो उस बेहतर तरीके के ऊपर हमें जाना होगा। इस विचार से बहुत से लोगों को लाभ होगा या कुछ को लाभ होगा, है ना, मतलब जो विचार आएगा इससे कई सारे लोगों को लाभ हो सकता है या कुछ लोगों को लाभ हो सकता है। तो ये बातें, ये पॉइंट जो है, इन सवालों के हम जवाब जानते हैं, उनके लिए कुछ काम करते हैं, उनके लिए कुछ विचार लाते हैं, तो फिर हम राष्ट्रीय विकास का मतलब यहां पर समझ जाते हैं कि भाई ये सवाल जो आए इनके जवाब जो है वही क्या है, एक तरीके का राष्ट्रीय विकास के मामले में काम करें कि भाई बराबर का महत्व नहीं, फिर क्या करेंगे, वो विरोधी विचार है तो वो भी राष्ट्रीय विकास। तो ये सारे सवाल जो है इनसे आप मतलब समझे होंगे कि राष्ट्रीय विकास क्या है। अब बात करते हैं, कुछ विचार करते हैं, जैसे दाहिनी ओर मतलब एक चित्र दिया गया है आगे जाकर, दाहिनी मतलब ये आपकी बुक में लिखा हुआ था, दिए गए चित्र को देखना है और इस प्रकार के क्षेत्र के विकासात्मक होने का मतलब आपको बताना। इसका मतलब आप क्या बता सकते हैं? मतलब किसी के लिए विकास और किसी के लिए विनाश बिल्कुल हो सकता है, जो बात हमने शुरुआत में की थी। दूसरी बात देखना है कि अखबार की रिपोर्ट देखिए और दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना। यह आपका काम है कि आप रिपोर्ट देखेंगे और उत्तर देंगे। अब देखें, रिपोर्ट हमने देखी और चित्र के आधार पर लग रहा है यार ये गजब, क्या यार एकदम बिल्डिंग चकाचक बना के रखी, ऐसा लग रहा है कि नहीं? अब ये क्या है, इससे क्या नुकसान हुआ है? जहाज है तो बहुत तगड़ा है, बिल्डिंग है तो बहुत तगड़ी है, तो हमको लग रहा है कि बहुत चकाचक है। तो अब हम समझते हैं क्या है। आप देखेंगे जहाज है, इसने 500 टन जहरीले अवशेष को एक शहर के खुले कूड़े घर और आसपास के समुद्र में डाल दिया। यह अफ्रीका के देश आइवरी कोस्ट में आविदजान शहर में हुआ। इन खतरनाक जहरीले अवशेषों से निकलने वाले धुएं से लोगों ने जी मचलना, चमड़ी पर दाने पड़ना, बेहोश होना, दस्त लगना इत्यादि शिकायतें की। 1 महीने बाद 7 लोग मर गए। 20 अस्पताल में भर्ती हुए। विषाक्तता के कारण 26,000 लोगों का इलाज किया गया। पेट्रोल और धातुओं से संबंधित एक बहुराष्ट्रीय कंपनी ने आइवरी कोस्ट की एक स्थानीय कंपनी को जहाज के जहरीले पदार्थ फेंकने का ठेका दिया। अब ये कंपनी जिस देश की है वहां से सफाई हो गई, गंदगी कहां डाल दी? तो उस देश के लिए विकास कर दिया और आपने कचरा कहां फेंका? आइवरी कोस्ट पर। तो आइवरी कोस्ट पर जो देश है ना, जिस पे आप देख रहे हैं यहां पर जो शहर है आविदजान, इसके लिए तो खतरा हो गया। मतलब विकास किसी के लिए हुआ, विनाश किसी के लिए हुआ। तो इस प्रकार की बातें नहीं होनी चाहिए। विकास सबको लक्ष्य में लेकर करना चाहिए। हम अपना विकास करके बगल वाले का नुकसान कर दें, ऐसा हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। अब आप ये सवाल करेंगे किन लोगों को लाभ हुआ और किन को नहीं, तो हम बोलेंगे कि जो बहुराष्ट्रीय कंपनी जहां की है वहां के लोगों को लाभ हुआ। और लाभ किन को नहीं हुआ? तो आइवरी कोस्ट पर जो लोग हैं, आइवरी कोस्ट पर जो लोग हैं उनको लाभ नहीं हुआ, उनको नुकसान हुआ। इस देश के विकास के लक्ष्य क्या होने चाहिए? मतलब क्या लक्ष्य होना चाहिए? तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि विकास करें तो पर्यावरण को भी बचाकर रखना है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं करना है, जल प्रदूषण नहीं करना है, इनको भी टारगेट रखना चाहिए। आप अपने गांव या शहर या स्थानीय इलाके के आसपास देखें कि आपके विकास के लक्ष्य क्या होंगे। सड़क में गड्ढे हैं तो सड़क, सफाई नहीं है तो सफाई, गंदगी है तो वो दूर करवाना, जानवर आवारा घूमते हैं तो वो, तो इस प्रकार के स्कूल नहीं है तो स्कूल, अस्पताल नहीं है तो अस्पताल, ये सारी बातें आपके विकास के अंतर्गत शामिल हो सकती हैं। क्लियर? अब देखो ये फोटो में आप देखना कि यदि विकास की धारणा में ही भिन्नता है और परस्पर विरोध हो सकता है तो निश्चित रूप से विकास के तरीके भी भिन्न हो सकते हैं। अगर आप ऐसे किसी विवाद से परिचित हैं तो आप विभिन्न व्यक्तियों के तर्क जानने का प्रयास कीजिए, या आप लोगों से बातचीत करके या अखबारों और टेलीविजन के माध्यम से आप जान सकते हैं। ये आपके तरीके हो सकते हैं कि आप जानने के आपके विभिन्न तरीके यहां पर हो सकते हैं। क्लियर बात? अब आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा राष्ट्रीय विकास के बाद आएगा। तो टॉपिक आता है कि विभिन्न देशों या राज्यों की तुलना कैसे की जाए। हम कैसे तुलना करेंगे? हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट, कैसे हम तुलना करेंगे? ये सोचने वाली बात है। आपकी स्थिति भी कुछ इस बालक जैसी होगी। अगर विकास का अर्थ अलग अलग हो सकता है तो कुछ देशों को विकसित और कुछ देशों को अविकसित क्यों कहते हैं? कुछ देशों को आपने विकसित कहा, कुछ को अविकसित क्यों कहा? फोटो देखिए,
ये दो फोटो देखिए, दोनों फोटो देखकर आपको लगेगा, एक फोटो में आप बहुत अच्छी बिल्डिंग्स देख रहे हैं, आप कह सकते हैं कि विकसित देश है। एक फोटो के अंदर आपको थोड़ा सा गरीब टाइप का झोपड़ झुग्गी और छोटे मकान मिलेंगे, तो आप कह सकते हैं कि ये गरीब, ये मतलब ये आपको लगेगा चकाचक है, तो ये आप बोलेंगे, गरीब नहीं बोलेंगे, इसको अमीर बोलेंगे, आपको लगेगा कि ये अमीर है। और इसको आप कह सकते हैं कि गरीब टाइप का कुछ समझ में आ रहा है, पता नहीं क्या है, ऐसा आप कह सकते हैं। अब क्या ये अमीरी गरीबी बिल्डिंग देखकर हम बता दें? हो सकता है कि जैसे ही हम इस देश के अंदर गए तो यहां पर लोग बीमार ज्यादा रहते हों, यहां के लोग स्वस्थ ज्यादा रहते हों, हंसते खेलते हों, ये भी तो तरीका हो सकता है ना। तो केवल हम क्या कहते हैं कि भाई विकसित और अविकसित केवल पैसे के आधार पर कह देते हैं, तो वो तो बात सही नहीं है कि केवल पैसे के आधार पर किसी देश को विकसित कह देना, किसी देश को अविकसित कह देना, ये बात बिल्कुल जायज नहीं है, बिल्कुल सही नहीं है। एक और सवाल आता है, सवाल यह है कि जब भिन्न भिन्न चीजों की तुलना करते हैं तो उसमें समानताएं और अंतर दोनों हो सकते हैं ना। मतलब कई बार कोई चीजों के अंतर कर रहे हैं तो कुछ चीजें कॉमन भी हो सकती हैं, समान भी हो सकती हैं, कुछ अलग अलग भी हो सकती हैं। तुलना के लिए हमें किन पहलुओं का प्रयोग करना चाहिए या हम किन पहलुओं का प्रयोग करते हैं, उन पर भी हमें जानना है या उनको भी हम जानेंगे। उदाहरण के तौर पर आप देखिए कि कक्षा के विद्यार्थियों की आपको तुलना करनी है, और आप कैसे करेंगे? तो आप अंतर करने का तरीका आपका हो सकता है उनकी ऊंचाई, बोले इतने वाले ऐसे, उनका हेल्थ, उनकी प्रतिभा और उनकी रुचि, इनके आधार पर आप अंतर पैदा कर सकते हैं या आप अंतर कर सकते हैं, है ना। अब क्या इनके आधार पर आपने अंतर पैदा कर दिया तो सही है क्या बात? आप अंतर तो पैदा कर सकते हैं, लेकिन कैसे अंतर करना चाहिए ये भी तो बातें होनी चाहिए, कुछ मापदंड होने चाहिए। अंतर को लेकर कुछ संभावनाएं होंगी, कुछ हमारे मन में होगा। हो सकता है कि आप सबसे स्वस्थ विद्यार्थी जो आपने पकड़ा है वो पढ़ने वाला ना हो, सबसे जो आपने बुद्धिमान या अच्छा विद्यार्थी पकड़ा है वो हो सकता है कि व्यवहार अच्छा ना बनाता हो, दोस्ती ना रखता हो। तो फिर हम कैसे विद्यार्थियों को चुनेंगे, कैसे बांटेंगे? तो हम ये देखेंगे, हम ये जानेंगे कि विद्यार्थियों की तुलना कैसे करें। मतलब यहां से एक बात समझ में आएगी कि हर एक अलग चीज के अलग मापदंड होते हैं चुनने को लेकर। हमें देखना होता है कि हम लोगों को या चीजों को या सुविधाओं को या व्यवस्थाओं को किस तरीके से हम ले रहे हैं, उस तरीके से फिर हम ये कहेंगे कि अच्छी या बुरी है। क्लियर? जैसे आप देखें, हमने विद्यार्थी ले लिए कि उनकी तुलना कैसे करें, तो हम इनका मापदंड का जो निर्धारण है वो अलग तरीके से करेंगे। जैसे आप देखें यहां पर कुछ बातें हमने ले ली। अगर हमें खेल कूद की टीम चुननी है तो हम स्वास्थ्य, ऊंचाई, ये हमारा पैरामीटर हो सकता है। बात विवाद की टीम चुननी है तो हमें बुद्धिमान व्यक्ति को रखना होगा। हमें संगीत की टीम चुननी है तो म्यूजिक जानने वाले व्यक्ति को रखना होगा। पिकनिक के लिए जाना है तो हमें एक जानकार व्यक्ति जो वहां जानता हो, लोगों को कोऑर्डिनेट कर पाए, जिसका व्यवहार अच्छा हो, वैसा व्यक्ति रखना होगा। मतलब अगर आप इतनी सारी चीजें चुनते हैं तो इन सबके लिए मापदंड अलग होंगे, कॉमन मापदंड नहीं होंगे कि आप कह दें कि जो होशियार होगा वो सब में होगा, ऐसा नहीं होगा। जो होशियार होगा ना तो वो खेल पाएगा, ना बात कर पाएगा, ना संगीत बजा पाएगा, ना पिकनिक ही कर पाएगा, तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा, है ना। तो आपको क्या है, अगर आप टीमें अलग अलग बना रहे हैं, मतलब आप किसी भी चीज पर बात करें, अगर खेल कूद पर बात करें तो मापदंड अलग है। कहने का मतलब है कि आप दुनिया भर में, देश भर में कितनी चीजें हैं, तो हर एक चीज का मापदंड अलग होगा। स्थिति के हिसाब से, परिस्थिति के हिसाब से, भौगोलिक स्थिति के हिसाब से भी मापदंड आपके बदल सकते हैं। क्लियर बात? फिर भी अगर हमें किसी उद्देश्य से कक्षा के विद्यार्थियों की सर्वांगीण प्रगति में मानक चाहिए, केवल हम विद्यार्थियों की बात करते हैं कि पूरा सर्वांगीण, तो कुछ 3-4 चीजों को हमें निकालना पड़ेगा, 3-4 बातों के ऊपर हम बात करेंगे। तो हम क्या चुनेंगे या उसे कैसे चुनेंगे? समानता, हम व्यक्तियों की 1 या 2 महत्वपूर्ण विशेषताएं लेकर उनके आधार पर चुनाव करते हैं। जैसे तुलना के लिए क्या महत्वपूर्ण विशेषताएं चुने, सबसे पहले बात करेंगे क्या चुनेंगे। और ये जो विशेषताएं हम चुन रहे हैं उसको लेकर कई सारे लोगों के मन में मतभेद भी हो सकता है। जैसे पहली चीज हम चुनेंगे कि भाई वो मित्रतापूर्ण व्यवहार करता है कि नहीं, उसके अंदर सहयोग की भावना है कि नहीं, रचनात्मक कैसा है और अंक कितने प्रदान करता है, मतलब अंक कितने प्राप्त करता है। पढ़ाई लिखाई, चूंकि स्कूल में बात करें तो पढ़ाई तो होगी। रचनात्मक मतलब क्रिएटिव क्या है, वो आर्टिस्ट भी है, चित्र तो बना लेता है, किसी काम को कितने अच्छे तरीके से कर सकता है। सहयोग की भावना, कई बार वो अपने सहयोगियों को, सहपाठियों को सहयोग करता है कि केवल अकेला चलता है। और सबसे व्यवहार कैसा है, ये बातें हमें देखनी होंगी। यही बात विकास पर भी लागू होती है ना, कि ये बात विकास पर भी आपकी लागू होती है। अब बात करेंगे देशों की तुलना करने के लिए उनकी आय सबसे महत्वपूर्ण विशेषता समझी जाती है कि आय बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत जरूरी है आय, तो उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा। जैसे आप देखें कि आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा है जिसको आप देखते हैं विकसित और पिछड़ा भी कहते हैं। आय महत्वपूर्ण है और आय के आधार पर आप क्या कहते हैं कि जिन देशों की आय अधिक है वो
कम आय के देशों में कम आय वाले देशों की तुलना में विकसित है। मतलब हम केवल आय के आधार पर कह दे रहे हैं कौन सा देश ज्यादा विकसित है, कौन सा नहीं है। आगे जाकर हम जानेंगे केवल आय से हम विकसित नहीं कह पाएंगे, बहुत सारी बातों पर हमें बात करनी होगी। जी, जो अधिक आय के बारे में हम बात करते हैं, ये अधिक आय है क्या, होती क्या है? तो पैसा हमारे पास होगा तो हम अपनी जरूरत की सारी चीजों की पूर्ति कर पाएंगे। मतलब मानव आवश्यकताओं की वस्तुओं का अधिक होना ये क्या करेगा? अधिक आय। आपकी जो पैसा ज्यादा है तो आपकी आवश्यकता की चीजें जो है वो आपके पास क्या होंगी? अधिक होंगे। कैसे प्राप्त करेंगे हम अधिक आय को? मतलब इस अधिक आय से हम क्या प्राप्त करेंगे, सवाल ये आता है। तो अधिक आय से हम प्राप्त करेंगे जो लोगों को पसंद है, उन्हें लगता है कि उनके पास होना चाहिए, पैसा है हमारे पास तो हम खरीद लेंगे। इसलिए ज्यादा आय अपने आप में एक महत्वपूर्ण लक्ष्य समझा जाता है। पैसा है तो बोले सब कुछ खरीद लेंगे, कुछ भी कर लेंगे, लेकिन केवल पैसे को हम आधार नहीं मानेंगे विकास का। अब बात क्या करेंगे? तो अब बात हमें करनी है कि एक देश की आय क्या होगी, एक देश क्या कमाता होगा। तो देश की आय की बात जैसे ही हम करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है, देश की आय की बात जैसे ही हम करते हैं इसका मतलब ये हो जाता है कि वहां के जो सभी नागरिक हैं, सभी नागरिकों की जो आय होगी उसको ही क्या कहते हैं? देश की आय कहते हैं। अंतर्दृष्टि से समझें, अंतर्दृष्टि से किसी देश की आय उस देश के सभी निवासियों की या नागरिकों की आय है। इसमें हमें देश की कुल आय आपकी ज्ञात हो जाती है। कुल हमने पता कर ली कि भाई इस देश की आय इतनी है, हमने जान लिया। अब क्या दो देशों के बीच तुलना करने के लिए कुल आय ज्ञात करना इतनी उपयुक्त है क्या, कि केवल हमने टोटल आय निकाल ली और उससे हमने ज्ञात कर लिया? तो नहीं। क्यों नहीं है? नहीं होने के पीछे कारण यह है कि जनसंख्या अलग अलग हो सकती है हर देश की। आपने देखा भारत दूसरे नंबर पर है जनसंख्या में, चाइना पहले नंबर पर है, आप अमेरिका को देखेंगे काफी पीछे है, ऑस्ट्रेलिया काफी पीछे, हर देश की जनसंख्या अलग है। मतलब अगर देश की आय, चूंकि नागरिक की आय, देश के सभी नागरिक की आय होती है, तो इसमें आपकी औसत आय ज्ञात नहीं होगी। हमें औसत आय निकालनी होगी। औसत आय अगर हम निकाल लेंगे तो फिर पता चलेगा कि भाई कितना देश में कमाई होती है, प्रति व्यक्ति क्या है। औसत आय कैसे निकालेंगे? देश की कुल आय में उस देश की जनसंख्या का भाग दे देंगे, उसको औसत आय भी कहते हैं और प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं। अब प्रति व्यक्ति आय आ गई, मतलब उस देश के हर व्यक्ति के खाते में कितना पैसा आता है, मतलब वो कितना कमाता है, वो प्रति व्यक्ति आय हो जाएगी। इससे अंदाजा लगेगा कि उस देश की तरक्की क्या है, उस देश की वैल्यूएशन क्या है, उस देश कितनी तरक्की कर रहा है, वहां के नागरिकों की स्थिति इस आधार पर आप लगा सकते हैं, है ना, उनकी स्थिति का अंदाजा इस आधार पर आप लगा सकते हैं। विश्व बैंक की विश्व विकास रिपोर्ट के अनुसार देशों का वर्गीकरण करने में प्रति व्यक्ति आय का उपयोग किया गया। मतलब देश की औसत आय निकाली, जनसंख्या से भाग दिया तो प्रति व्यक्ति आय आ गई, उस आधार पर उन्होंने किया, बंटवारा कर दिया, वर्गीकरण कर दिया। जैसे समृद्ध अथवा उच्च आय वाले देश कौन से होंगे? मतलब 2019 में जिनकी प्रति व्यक्ति आय 49,300 प्रति वर्ष या उससे अधिक है तो उनको समृद्ध कह दिया। निम्न आय वाले देश कौन से होंगे? तो जिनकी प्रति व्यक्ति आय आप देखेंगे कि 2500 से कम होगी, उनको क्या कह दिया? निम्न आय वाला देश कह दिया। भारत की स्थिति क्या है? तो आप देखें भारत 2019 में 6,700 प्रति वर्ष कमा रहा है, तो हम मध्य वर्ग के देश में आते हैं। मतलब मध्य वर्ग क्या, इन दोनों के बीच में हमारी स्थिति यहां कहीं बनती है। 2500 से ज्यादा है, 49,300 से कम है, तो हम इन दोनों के बीच में आते हैं। समृद्ध देशों जिनमें मध्य पूर्व के देश और कुछ अन्य छोटे देश शामिल नहीं हैं, उनको विकसित देश, मतलब वो विकसित हो चुके हैं, वो उनकी जरूरत नहीं है उनको पैमाने में शामिल करें, इस कारण से उनको शामिल नहीं किया गया है। अब बात करेंगे औसत आय। औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, परंतु इनके द्वारा असमानताओं की जानकारी आपको नहीं मिलती, असमानताएं छिप जाती है। उदाहरण के लिए देखते हैं, दो देश के परिवार का और परिवार खा पर विचार करते हैं। सरलता के लिए हम मानते हैं कि प्रत्येक देश में 5 निवासी है ना, प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं। तालिका में दिए गए आंकड़ों पर अपन बात करेंगे, है ना। प्रत्येक देश में 5 निवासी हैं, 1 2 3 4 5। देश का में आप देखें कि यहां पर जो निवासी 1 है 9,500, निवासी 2 है 10,500, निवासी 3 है 9,800, 4 है 10,000 और ये 10,200, लगभग 10,000 की रेंज में। मतलब इनको अगर हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 10 1 2 3 4 5, लगभग कितना हो गया? 50,000 के आसपास हो गया। और यहां पर आप असमानता देख रहे हैं, ये 500 कमा रहा है, ये 500 कमा रहा है, ये 500 कमा रहा है, ये 500, और एक परिवार 48, तो इनका भी योग कितना हो जाएगा? 50,000।
ठीक है। अब इसमें आपने 5 से भाग दिया तो औसत आय निकल कर आ गई कितनी, कि हर एक व्यक्ति कितना कमाता है, 10,000। इसमें भी आपने 5 से भाग दिया तो हर एक व्यक्ति कितना कमाता है, 10,000। क्या आपको इस आधार पर यह पता चला कि यहां पर क्या असमानता है? नहीं पता चला, आप बिल्कुल नहीं जान पाए। यहां पर आप देख पा रहे होंगे कि यहां पर कई सारे देश ऐसे, कई सारे नागरिक ऐसे हैं जो बहुत कम कमाते हैं, एक दो ज्यादा कमाते हैं। मतलब औसत आय से हम देश में आर्थिक असमानता का पता नहीं लगा सकते, हमें यह पता नहीं चल सकता क्या आर्थिक असमानता हो सकती है। क्या आप इन देशों में रहकर समान रूप से सुखी होंगे? सबसे पहला सवाल तो यह है। क्या दोनों देश बराबर विकसित हैं? दूसरा सवाल यह है, तो हम कहेंगे नहीं विकसित हैं। नहीं का मतलब क्या है? जहां लोग ज्यादा कमा रहे हैं और औसत में कमा रहे हैं वो विकसित ज्यादा होगा। दूसरा देश जहां पर अधिकांश लोग कम कमाते हैं, 1 या 2 परिवार ज्यादा कमाते हैं, तो वो विकसित कम होगा। शायद हम में से कुछ लोग देश खा में रहना पसंद करेंगे अगर उनको ये निश्चित कर दिया जाए, ये उनको आश्वासन दे दिया जाए कि आप 48,000 वाले परिवार में आएंगे, मतलब आप रईस परिवार में आएंगे। लेकिन अगर हमारी नागरिकता संख्या लॉटरी के द्वारा निर्धारित हुई तो फिर हम बोलेंगे नहीं, हम ऊपर वाले देश में रहेंगे। तो ज्यादातर लोग देश का पसंद करेंगे, ऐसा इसलिए क्योंकि दोनों देशों की औसत आय एक समान है। लेकिन आप देखेंगे देश का में अमीर और गरीब का अंतर बहुत कम है, जबकि देश का में अमीर और गरीब का अंतर बहुत ज्यादा है। इसलिए औसत आय तुलना के लिए उपयोगी है, लेकिन इससे पता नहीं चलता कि आय लोगों में किस प्रकार वितरित है, मतलब वहां पर आर्थिक असमानता कैसी है, लोग कैसे जी रहे हैं, कितना पैसा कमाते, ये नहीं पता चलता, ये अंदाजा हम नहीं लगा पाते। 2 चित्र देखकर आप समझ सकते हैं। एक चित्र है जिसमें एक गरीब और एक अमीर, गरीब तथा अमीर व्यक्तियों का देश, और गरीब विहीन, मतलब यहां पर गरीब नहीं है, और अमीर विहीन मतलब सब सामान्य व्यक्ति हैं। आप देखें गरीब लोगों के द्वारा कुर्सी बनाई गई है, ये कह रहे हैं कि हमने कुर्सियां बनाई और उसने हमसे ले ली, उससे पैसा दिया या जो भी था उसने कब्जा कर लिया। यहां पर गरीब भी नहीं है, अमीर भी नहीं है, मतलब लोग क्या कह रहे हैं कि हमने ही बनाई है और हम ही इसका उपयोग कर रहे हैं। सब लोग देखो 5 लोग हैं, 4 कुर्सी पर आराम से हंसी खुली बैठे हो, यहां पर देखो 2 पर 4 बैठा दिए। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको ऐसा देश अच्छा लगेगा जहां ना तो गरीब हो ना अमीर हो, सब बराबर हो, तो वो स्थिति बहुत अच्छी होगी। ये यहां अंतर ज्यादा हो सकता है। क्लियर बात यहां तक की? चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं कि अगला हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखो अभी हम इसमें क्या बात करेंगे कि अब राज्यों की तुलना कैसे करेंगे, क्योंकि हमने देश के बारे में कुछ पैसे को जान लिया कि पैसे से तुलना करेंगे, लेकिन क्या अब जो राज्य हैं उनकी तुलना कैसे करेंगे। और दूसरी चीज आती है कि भाई हम कैसे तुलना करेंगे, हम केवल पैसे से तुलना करेंगे क्या? नहीं, और बातें भी शामिल करनी होंगी। जब देशों की तुलना करेंगे तब भी हमें और बातें शामिल करनी होंगी। तो हम यहां बात करेंगे कि हम राज्यों की तुलना करने वाले हैं, तो राज्यों की तुलना करेंगे तो 1-2 राज्यों के उदाहरण पकड़ लेते हैं, 1-2 राज्यों में कुछ डेटा पकड़ लेते हैं। राज्यों के उदाहरण पकड़े कि आप देखेंगे यहां पर हरियाणा, केरल और बिहार के तुलनात्मक आंकड़े यहां पर पकड़े गए ना, बिहार के ये तुलनात्मक आंकड़े यहां पर पकड़े गए। तो ये तीनों राज्य हो गए, हरियाणा, केरल और बिहार। यहां पर लिखा है शिशु मृत्यु दर है प्रति 1000 पर ना, व्यक्ति की कोई जरूरत नहीं है, 30, 7 और 32। अब पहली चीज तो सोचने वाली ये है कि शिशु मृत्यु दर ज्यादा होना अच्छा है या जो है वो कम होना अच्छा है। इस पर बात की जा रही है कि 1000 बच्चे जो पैदा होते हैं जिनकी उम्र है ना, 1000 बच्चे पैदा होते हैं जिनकी उम्र 1 वर्ष नहीं होती, 1 वर्ष से कम होती है, और उनकी डेथ, 1000 पैदा होने वाले बच्चों पर मरने वाले बच्चों की जो डेथ है उसको हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। मतलब मरना अच्छा है कि जीना अच्छा है, पहला सवाल आ गया। अब आप ये चुनिए कि मरना अच्छा है कि जीना अच्छा है, बताइए भाई क्या है। तो अब आप ये बिल्कुल कह सकते हैं कि सर मरना खराब है, जहां पर मृत्यु दर कम होगी वो अच्छा होगा। तो मृत्यु दर कम कहां पर आपको मिलेगी? तो आप मृत्यु दर कम पा पाएंगे केरल के अंदर। मतलब शिशु मृत्यु दर के लिहाज से केरल अच्छा है। दूसरे नंबर पर हरियाणा अच्छा है, यहां पर फर्स्ट नंबर इसका है, सेकेंड नंबर इसका है, और तीसरे नंबर पर आपका बिहार आ जाएगा। ठीक। साक्षरता दर का मतलब है कि शिक्षा का स्तर कैसा है, लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं, लोग पढ़ लिख सकते हैं या नहीं। तो अगर साक्षरता में बात करें तो केरल जो है वो 96% लोग वहां के, मतलब जितनी भी जनसंख्या उनमें 96% लोग पढ़े लिखे हैं, मतलब इसमें भी ये नंबर 1 है। साक्षरता दर अगर आप देखते हैं यहां पर 2017-18 का हरियाणा का, तो ये क्या हो जाएगा, और सेकेंड नंबर पर है, और बिहार और कम है, 3rd नंबर पर है। निबल उपस्थिति अनुपात मतलब 14 से 15 वर्ष की उम्र के बच्चे, जो उस उम्र में जो टोटल बच्चे हैं, मतलब 14 से 15 साल के जो बच्चे हैं उस पूरे राज्य के अंदर, उसमें से उसी उम्र के कितने बच्चे स्कूल जाते हैं वो।
तो इसमें भी आप देखें कि हरियाणा जो है वो पीछे है। यहां पर भी नंबर 1 क्या है? केरल। नंबर 2 क्या है? हरियाणा। और नंबर 3 क्या है? बिहार। ये बात यहां से समझ में आई। तो ये तुलना करने का एक तरीका होगा। अब आगे ऐड क्या करेंगे इसमें, तो आगे हम देखेंगे यहां पर कुछ हमें ऐड करना पड़ेगा कि हम इसमें पैसे की बात भी करेंगे। ये कुछ शब्दावलियां हैं, हमने इनकी चर्चा कर ली है क्या है, तो इस पर हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। मृत्यु दर क्या है, साक्षरता दर क्या है। तो मृत्यु दर हमने बात करी कि 100 पैदा हुए 100 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु के पहले मर जाने वाले बच्चों की संख्या जो होती है, या वो अनुपात जो होता है, वो क्या है? शिशु मृत्यु दर। साक्षरता दर में 7 वर्ष और उससे ज्यादा के लोगों को शामिल करते हैं जो पढ़े लिखे होंगे। निबल उपस्थिति का मतलब क्या? 14-15 वर्ष आयु के स्कूल जाने वाले बच्चों का कुल बच्चों की तुलना में जो अनुपात होगा उसको क्या कहेंगे? वो निबल उपस्थिति अनुपात कहलाएगा। देखो अब बात करेंगे हम कि आय और अन्य मापदंड क्या है। अभी हमने बात करी थी इसके पहले कि आय और अन्य लक्ष्य के ऊपर बात करी थी, है ना। तो हमने अभी आपने देखा होगा इस वीडियो में हमने पहले बीच में बात करी है आय और अन्य लक्ष्य के ऊपर। अब हम बात करेंगे अन्य मापदंड। मतलब आप समझ लीजिए कि पैसा महत्वपूर्ण है, अब दूसरी चीजों पर भी हम बात करने वाले हैं। आप जानते थे और हम पढ़ भी चुके हैं ये बात कि विभिन्न व्यक्ति हमने देखा कि व्यक्तिगत आकांक्षाएं और इच्छाएं, हमने लक्ष्यों के बारे में देखा, हमने जाना कि वो भिन्न भी हैं। हमने ये भी जाना कि लोग केवल बेहतर आय के बारे में नहीं सोचते, बल्कि हमने जाना था कि वो अपनी सुरक्षा के बारे में, दूसरों से आदर के बारे में, समानता का व्यवहार पाना और आजादी, है ना, इन सब बातों के बारे में भी उनका सोचना होता है, या वो इन सब चीजों को सोचकर चलते हैं। अर्थात हम किसी भी देश या क्षेत्र के बारे में सोचते हैं तो हम औसत आय के अतिरिक्त अन्य महत्वपूर्ण विषयों में भी सोचते हैं। केवल पैसे के आधार पर हम किसी देश को नहीं चुन लेते। ऐसे ही आप राज्यों के बारे में देखें तो हम कुछ राज्यों की प्रति व्यक्ति आय को लेते हैं और प्रति व्यक्ति आय को देखते हैं यहां पर कि भाई आय के अतिरिक्त और क्या मापदंड आपको रखने चाहिए। 3 राज्य लिए हमने, हरियाणा, केरल और बिहार। इस पर ये रैंकिंग है, पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर। मतलब प्रथम हरियाणा है कैसा? पैसे के मामले में। द्वितीय केरल है पैसे के मामले में। तीसरा क्या है? बिहार है पैसे के मामले में। अब ये अगली टेबल आती है जिसमें हमने कुछ और चीजें ऐड करनी है, जो हमने अभी आपने देखा था कि हमने कुछ बातें करी थी, तो अब ऐसी कुछ चीजें हमने ऐड कर ली हैं। क्या? शिशु मृत्यु दर जो हम देख चुके थे पहले, ये आप देख पा रहे हैं कि हरियाणा, केरल और बिहार। साक्षरता दर 80, 96, 71, ये सब ऐड किया। तो हमने देखा था यहां पर कि शिशु मृत्यु दर में केरल का स्थान मतलब पहला है कि यहां पर शिशु मृत्यु दर बहुत कम है, उसमें ये सबसे अच्छी है। ये दूसरे नंबर पर के यहां ज्यादा मरते हैं, और ये तीसरे नंबर पर यहां और ज्यादा मरते हैं। साक्षरता के मामले में भी केरल पहले नंबर पर है, हरियाणा दूसरे नंबर पर है और बिहार तीसरे नंबर पर है। निबल उपस्थिति अनुपात में भी केरल नंबर 1 पर है, हरियाणा दूसरे नंबर पर है और बिहार तीसरे नंबर पर है। और आय के मामले में आपने देखा होगा, अगर हम आय के मामले में देखें तो आय में हरियाणा नंबर 1 है, केरल नंबर 2 है और बिहार नंबर 3 है। तो क्या केवल आय के आधार पर तय करें कि इनको भी मिलाएंगे? तो हम इनको भी मिलाएंगे और निकालेंगे कि ओवरऑल राज्य कौन सा अच्छा है। तो आपको पता चलेगा केरल बेहतर स्थिति में है तुलनात्मक तरीके से हरियाणा। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वहां पर शिशु मृत्यु दर कम है। ये चीज इंगित करती है, चीज बताती है कि वहां पर स्वास्थ्य सुविधाएं कितनी बेहतर होंगी, वहां पर खाद्य सामग्री कितनी बेहतर मिलती होगी। इसी कारण से लोग मर कम रहे हैं, बच्चे मर कम रहे हैं। तो स्वास्थ्य सुविधाओं को इंगित करती है। साक्षरता दर ये बताती है कि बच्चा स्कूल जाता है, पढ़ता है, अधिकांश लोग पढ़े लिखे हैं। उपस्थिति का अनुपात ये बताता है कि अधिकांश बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, 77% है। जबकि बिहार में आप देखते हैं लगभग आधे बच्चे आप स्कूल में नहीं पाएंगे कि आधे बच्चे स्कूल में आपको देखने को नहीं मिल रहा। आधे बच्चे स्कूल में और आधे बच्चे खेल रहे हैं। ये शिशु मृत्यु दर, साक्षरता दर, निबल उपस्थिति अनुपात, ये सारी बातें हम जानते हैं, पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं, तो उनको हम ज्यादा छेड़ेंगे नहीं। तालिका बताती है कि तालिका का पहला स्तंभ ये दिखाता है कि केरल में 1000 जीवित बच्चे पैदा हुए, जिनमें से 7 बच्चे ऐसे हैं जो 1 वर्ष की आयु तक नहीं पहुंच पाए। यह अनुपात हरियाणा में 30 का है, बिहार में 32 का है। दूसरी ओर हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय केरल से ज्यादा भी है, तालिका में दिखाया है। तो अब आप सोचिए, पैसा है हमारे पास, अब हम थोड़ी सा गार्जियन बनकर सोचते हैं, उस पिता के बारे में सोचिए कि आप उसके घर में पैदा हुए हैं तो उसके लिए कितने प्यारे हैं, उसके परिवार के लिए कितने प्यारे हैं, आप वो सब लोग कितने प्रसन्न होंगे। और अगर मृत्यु दर ज्यादा है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं है, तो बच्चा खत्म हो गया है, मर गया है, भगवान के पास चला गया है, तो उस परिवार की स्थिति क्या होगी। तो अब ये दूसरा ये देखिए 2018 के आंकड़े के हिसाब से हम देखते हैं 18-19 के
कि हमारी स्वतंत्रता जो है वो 70 वर्ष बाद की बात है कि हमारे देश के बड़े शहरों में ऊंची ऊंची इमारतें और खरीदारी के लिए शॉपिंग मॉल से भरे हुए हैं, लेकिन अब देख रहे हैं कि स्थिति कैसी है। यहां पर हमने देखा कई सारे राज्यों में समस्या केवल शिशु मृत्यु दर को लेकर नहीं है, समस्याएं कई और चीजों को लेकर भी हैं। अगर हम उपस्थिति के मामले में देखें तो बिहार में आप पाते हैं कि आधे बच्चे स्कूल नहीं जाते, 8वीं तक के आधे बच्चे या 8वीं के बाद के आधे बच्चे स्कूल छोड़ देते हैं, आधे ही जाते हैं। मतलब किसी स्कूल में पढ़ते हैं तो आप प्रारंभिक शिक्षा के लगभग आधे से अधिक बच्चे क्या हैं, स्कूल से गायब हो जाते हैं। जिन बच्चों को स्कूल में होना चाहिए वो वहां नहीं है। अगर ये आपके साथ होता तो आप भी शायद नहीं पढ़ पाते, आपकी स्थिति भी उतनी अच्छी नहीं होती। अब बात करने वाले हम सार्वजनिक सुविधाओं के बारे में, मतलब पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में हम बात करेंगे। ऐसा क्यों है कि हरियाणा में औसत व्यक्ति की आय केरल के औसत व्यक्ति की आय से अधिक है? केवल औसत की बात कर रहे हैं तो आपने देखा कि ऐसा क्यों है कि हरियाणा में, तो केवल हरियाणा के अंदर औसत आय अधिक हो गई है। हरियाणा में पैसा ज्यादा कमा रहे हैं लोग, केरल में थोड़ी सा कम, बहुत अंतर नहीं है, थोड़ी सा अंतर है, लेकिन कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में केरल से हरियाणा बहुत पीछे। हमने बात की शिशु मृत्यु दर के बारे में बात की, हमने ये भी देखा कि भाई जो साक्षरता है उसमें भी पीछे, हमने निबल उपस्थिति के बारे में भी देखा, उसमें भी हरियाणा पीछे। मतलब यह आवश्यक नहीं है कि जेब में रखा रुपया सब वस्तुओं और सेवाएं खरीद सके जिनकी आपको एक बेहतर जीवन के लिए आवश्यकता होती है। सब कुछ आप पैसे के माध्यम से पूरा नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर अगर हम बात करें तो प्रदूषण मुक्त वातावरण आप नहीं खरीद सकते, इसको खरीदा नहीं जा सकता। बिना मिलावट की दवाएं पैसे आपको नहीं खरीद कर दे सकती। संक्रामक बीमारी से भी आपको पैसा नहीं बचा सकता कि नोट लगा लिए, बोले हमने नोट लगा लिया, कोरोना नहीं आएगा, ऐसा नहीं होता। बीमारी, मिलावट या प्रदूषण, ये पैसा अमीरी गरीबी देखकर नहीं आती है। आप देखें गांव के लोगों का प्रदूषण ज्यादा अच्छा है, शहर में पैसा ज्यादा है लेकिन प्रदूषण की समस्या है। गांव के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है, पैसा भले कम है लेकिन उनको दवाओं की आवश्यकता कम पड़ती है, शहर के लोगों को ज्यादा पड़ती है, वहां पर चूंकि प्रदूषण ज्यादा है। संक्रामक बीमारी में भी देखें कि आप रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्रों का स्वास्थ्य या वहां के लोगों का स्वास्थ्य अच्छा है तो वो संक्रामक बीमारी को झेल जाते हैं, अस्पताल कम जा पाते हैं। आपने हाल में कोरोना में देखा भी होगा। तो अब इनसे कैसे बचें? तो इनसे बचने के लिए केवल पैसा नहीं, आपको सामूहिक प्रयास करना पड़ेगा। समुदाय, पूरा समुदाय इनसे बचाव की जब बात करेगा, जब तक पूरा समुदाय इनसे बचने या इनके उपाय के लिए कदम नहीं उठाएगा तब तक बात नहीं बनेगी। मतलब क्या हुआ? मतलब यह हुआ कि महत्वपूर्ण चीजों को सामूहिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए। अब आपके मन में एक सवाल आया कि ऐसा क्यों उठाया जाना चाहिए? 2 सिक्योरिटी गार्ड की फोटो लगाई है, ये प्राइम मिनिस्टर साहब के सिक्योरिटी गार्ड हैं और ये आपकी कॉलोनी के। मतलब ये हो गया कि हर एक व्यक्ति अपने लिए चीजें करेगा तो बहुत महंगा पड़ेगा और उतनी अच्छी भी नहीं हो पाएंगी। महंगा तो बहुत पड़ेगा, ये संभव है, तो क्यों ना सामूहिक रूप से मिलजुल कर करें। गार्ड का ही उदाहरण ले लेते हैं। गार्ड का उदाहरण लिया क्योंकि सामूहिक तरीके से करना इस कारण से भी अच्छा है क्योंकि वो अच्छा भी होता है और सस्ता भी होता है। मान लीजिए आप अपने घर में कुआं खोद रहे हैं, केवल पानी लेंगे, मोहल्ले से मिलकर कुआं खोद ले, सब कोई पानी लेगा, सबके लिए भी ठीक है, टाइम टाइम पर सफाई भी हो जाएगी, पैसा भी कम लगेगा। उदाहरण लिया कि आपको घर में गार्ड रखना, मतलब आप अपने घर में पर्सनल गार्ड रखने से अच्छा है कि आपकी सामूहिक कॉलोनी में गार्ड हो, तो पूरी कॉलोनी की सुरक्षा बनी रहेगी और गार्ड का गार्ड हो जाएगा। अलग अलग नहीं रखना पड़ेगा, समस्या नहीं आएगी। अब आप क्या करते हैं अगर आपके गांव और इलाके में, मतलब हम सामूहिक पर ही फिर से बात कर रहे हैं, क्यों आवश्यकता है, अगर आपके गांव के और इलाके में कोई पढ़ने के लिए स्कूल नहीं होता, कोई पढ़ने की रुचि नहीं होती, तो आप क्या करते? क्या तुम पढ़ पाते? शायद नहीं, आप शायद नहीं पढ़ पाते, शायद आपको दिक्कत होती है, आप नहीं पढ़ पाते। जब तक तुम्हारे माता पिता तुम्हें कहीं और निजी स्कूल में भेजने की क्षमता ना रखते, आप नहीं पढ़ पाते। मतलब जरूरी क्या है कि अगर आप गरीब हैं तो शायद आप नहीं पढ़ पाते। तो गरीब के लिए जरूरी क्या हो गया कि सरकारी स्कूल होगा तो फीस कम लगेगी, गरीब का बच्चा पढ़ पाएगा। यहां पर कौन पढ़ पा रहा है? जिनके माता पिता के पास क्षमता है, पैसा है, शहर में भेज पा रहे हैं, वही पढ़ पा रहा है। आप स्कूल क्यों जा पा रहे हैं? क्योंकि आपके पास सुविधा है। जिनके पास सुविधा नहीं है वो क्या करें? जिनके पास सुविधा नहीं है तो वो सरकारी स्कूल, मतलब सरकार को स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं, मतलब खाना मिलने लगा है आजकल, किताबें मिलने लगी हैं, नोटबुक मिलने लगी है और स्कूल में पढ़ाई अच्छी होने लगी है, तो स्कूल खोलने चाहिए और अन्य प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध करानी चाहिए। इससे क्या होगा? इससे सभी को अवसर मिलेगा स्कूल जाने का, मतलब पूरा देश एक साथ साक्षर होगा, सभी देश पढ़कर आगे बढ़ेगा। अब अगर हम बात करें समाज के एक वर्ग की, खासतौर से लड़कियों की, तो इनको उच्च शिक्षा
नहीं मिल पाती। कारण क्या कि समाज में लोग, सरकार और समाज ऐसा करती है, या सरकार और समाज में ऐसी, या खास तौर से समाज में ऐसी मानसिकता बनी है कि उनके लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। समाज कहता है कि बस 8वीं 10वीं पढ़ लिया, बस ठीक है, अब शादी कर देंगे। तो सरकार समाज ने इनके लिए पर्याप्त सुविधाएं उपलब्ध नहीं कराई हैं, इस कारण से दिक्कत है। जबकि सरकार के द्वारा स्कीम जो चलाई जाती है, जैसे आप सर्व शिक्षा अभियान देख रहे हैं, यहां पर देख रहे हैं, सरकार कभी स्कीम पुरुष और महिला देखकर नहीं चलाती है ना। मतलब अगर आप देखें यहाँ पर लड़का लड़की देखकर स्कीम नहीं चलाती, वो स्कीम सबके लिए चलाती है। तो सुविधाएं कम है, थोड़ी सी सुविधाएं की दिक्कत है। अगर लड़कियों को सुविधाएं और मिलेंगी तो उनका और स्तर अच्छा होगा। अभी आप देखते होंगे कि उनका मतलब पढ़ाई लिखाई में भी भागीदारी बहुत बढ़ गई है। केरल की बात की थी हमने, केरल में शिशु मृत्यु दर कम है। इसका मतलब क्या है कि वहां पर जो स्वास्थ्य और शिक्षा है, शिक्षा की मौलिक सुविधाएं, स्वास्थ्य और शिक्षा की मौलिक सुविधाएं ज्यादा तरीके से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। दूसरी बात करेंगे सार्वजनिक वितरण प्रणाली, मतलब कि पीडीएस के बारे में हमें बात करनी है। तो कुछ राज्यों में ये ठीक प्रकार से कार्य करती है और कुछ में नहीं करती है। पीडीएस मतलब जहां पर हम सार्वजनिक तरीके से, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो होता है, राशन की दुकान अगर आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से जो बंटता है सामान, इसको पीडीएस कहते हैं। ये तरीका पीडीएस है, ये पीडीएस सिस्टम है। ऐसे राज्यों में लोगों का स्वास्थ्य और पोषण स्तर निश्चित रूप से बेहतर होने की संभावना है जहां पर ये ठीक तरीके से काम करती है। तमिलनाडु में देखिए आपके 90% लोग राशन की दुकान का उपयोग करते हैं, जबकि बंगाल में, पश्चिम बंगाल के अंदर 35%। आप स्वास्थ्य स्तर भी दोनों जगह देख सकते हैं, तमिलनाडु के लोगों का ज्यादा अच्छा है बंगाल की तुलना में। अब एक तालिका है, तालिका को देखना है, तालिका को देखकर हमको भरना है। तालिका जो है वो उत्तर प्रदेश की ग्रामीण जनसंख्या की शैक्षिक उपलब्धि श्रेणी के बारे में है। क्या है यहां पर? तो श्रेणी बताई गई है, ग्रामीण जनसंख्या की साक्षरता दर 76% है पुरुष और 54% है महिला। 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर है 90% और महिला है 87%। 10 से 14 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत है 85 और मतलब पुरुषों का है, मतलब बच्चे जो हैं, बालक जो है वो 85 और बालिकाएं जो है वो 82। अब भरते हैं खाली स्थान। सभी आयु वर्ग की साक्षरता दर जिसमें युवक और वृद्ध दोनों सम्मिलित हैं, ग्रामीण पुरुषों के लिए कितनी है? तो ग्रामीण पुरुषों के लिए हमने यहां पर देखी कितनी है, ग्रामीण पुरुषों के लिए 76 है। ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी है? तो हमने देखी ग्रामीण महिलाओं के लिए कितनी है, 54 है। यही नहीं, बहुत से वयस्क स्कूल नहीं जा पाए बल्कि स्कूल में ही नहीं गए, मतलब जो साक्षर नहीं है इनका एक औसत निकाल लेंगे। वयस्क मतलब सब आ जाएंगे, पुरुष और महिला सब। तो 76 और 54 का औसत कितना निकालेंगे? तो 6 4 10, 7 5 12 30, 65 आ जाएगा। 65 मतलब 65% लोग स्कूल गए हैं, मतलब 35% नहीं गए हैं। इस तालिका से स्पष्ट है कि खालिस्तान प्रतिशत ग्रामीण लड़कियां और खालिस्तान प्रतिशत ग्रामीण लड़के स्कूल नहीं जा रहे हैं। हमारे पास जा रहे का डाटा है, तो आप देखेंगे यहां पर कितने लोग 10 से 14 वर्ष के ग्रामीण बच्चों में साक्षरता दर और 10 से 14 वर्ष के आयु के स्कूल जाने वाले ग्रामीण बच्चों का प्रतिशत, मतलब साक्षरता दर। तो यहां पर देखेंगे कि 90% पुरुष है और 87% महिला है। तो हम क्या लिख देंगे यहां पर, 90 और 87, मतलब क्या हो गया, कितने नहीं गए हैं? तो 10% नहीं जा पा रहे हैं। यहां पर लड़कियां कितनी जा पा रही हैं? 13 और लड़के कितने जा पा रहे हैं? 10। इसलिए 10 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों में प्रतिशत खालिस्तान ग्रामीण लड़कियां और प्रतिशत खालिस्तान ग्रामीण लड़के निरक्षर हैं, वो आप लिख दें। तो वो आप निकाल लेंगे यहां से, तो लिख देंगे उसको कैसे हमें करना है यहां पर, मतलब कितने निरक्षर हैं। तो साक्षरता दर आपको बताना है, मतलब सॉरी यहां पर अपन ने उल्टा कर दिया। पहले वाले खालिस्तान में अपन को क्या करना है, इस तालिका से स्पष्ट है कि स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, तो अपन को क्या करना है, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। तो स्कूल नहीं जाने वाले में 85% जा रहे हैं पुरुष, तो मतलब 15% नहीं जा रहे हैं, और 82% जा रही हैं लड़कियां, मतलब कि 18% नहीं जा रहे हैं। तो हमको क्या करना है यहां पर, हम क्या भर देंगे यहां पर, 15% नहीं जा रहे हैं, लड़कियों की बात है, यहां पर 18 हो जाएगा और यहां पर 15 हो जाएगा। क्लियर? अब यहां पर ये बात कर रहे हैं साक्षरता के बारे में, कितने निरक्षर हैं। निरक्षर मतलब जो साक्षर नहीं है। हमारे पास साक्षरता का डाटा है कितना, 90% पुरुष साक्षर है और 87% महिला। तो यहां पर क्या कर देंगे, 13% और 10%, बस ये ऐसे करके आपको भरना। ये इसलिए ताकि आप क्या है, डेटा भरना, साक्षरता और उसकी अपोजिट होती है निरक्षरता। जो पढ़ा लिखा नहीं है वो निरक्षर है, मतलब अगर 90% साक्षर है तो 10% जो बचा है वो निरक्षर है। तो ऐसे अपन खालिस्तान भर देंगे। हमारी स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी खालिस्तान आयु वर्ग के इस उच्च स्तर की निरक्षरता चिंताजनक है।
मतलब ओवरऑल जो आपको निकालनी है, यहां पर हम क्या कर लेंगे, यहां से निकाल लेंगे, मतलब कितनी आ रही है, 35% आपकी क्या आ रही है, निरक्षरता आ रही है। तो यहां पर क्या भर देंगे, 35% भर देंगे, 35%, सॉरी 10 से 14 वर्ष है ना, यहां पर क्या भरेंगे, 10 से 14 वर्ष आयु के वर्ग में इस उच्च स्तर की निरक्षरता चिंताजनक है। बहुत से अन्य राज्यों में 14 वर्ष तक की आयु तक के सभी बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का संवैधानिक लक्ष्य के निकट नहीं पहुंच पाए हैं, जबकि इस लक्ष्य को 1960 में पूरा करना था। तो एक खाली स्थान भरकर कुछ जानकारी हमें यहां से मिल जाती है। एक कार्यकलाप दिया गया है, कार्यकलाप में हम खास तौर पर किसके बारे में बात करने वाले हैं, बीएमआई के बारे में बात करने वाले हैं। बीएमआई क्या होता है, इसको कहते हैं शरीर द्रव्यमान सूचकांक। देखिए क्या होता है, बॉडी मास इंडेक्स के बारे में, शरीर द्रव्यमान सूचकांक है ना, इसको क्या कहते हैं, बॉडी मास इंडेक्स, या हिंदी में क्या कहते हैं, शरीर मतलब कैसे देंगे, भार जो आप निकालते हैं और जो आपकी ऊंचाई होती है, इनका जो अनुपात होता है उसको क्या कहते हैं, वही आपका बीएमआई कहलाता है। क्लियर। तो यहां पर अपन बात करेंगे कि अब हमें ज्ञात करना है, हम उचित प्रकार से पोषित हैं, उसको ज्ञात करने का तरीका है शरीर द्रव्यमान सूचकांक, जिसको आप बीएमआई कहते हैं। इसकी गणना करना सरल है, कक्षा के प्रत्येक विद्यार्थी का आप भार लें और ऊंचाई लें। प्रत्येक बच्चे का भार किलोग्राम में, बाद में अपन ग्राम में बदल लेंगे, और ऊंचाई आप सेंटीमीटर में ले लें। अगर वहां पर किलोग्राम ले रहे हैं तो फिर यहां पर मीटर भी लेना पड़ेगा, ऐसा भी हो सकता है आपका। तो आप क्या करें भाई, ये आपने ले लिया यहां पर, अब आप क्या करेंगे, सेंटीमीटर में नापी गई ऊंचाई का सही माप करें, किलोग्राम में व्यक्त भार को ऊंचाई के वर्ग से भाग दे दें। जो चीज आपको प्राप्त होगी उसको आप क्या कहेंगे, वो बीएमआई कहलाती है। ये क्या बताती है कि आप पोषित हैं या नहीं पोषित हैं। आयु अनुसार बीएमआई तालिका आपको आगे वाले चैप्टर्स में हम बात करेंगे, बीएमआई तालिका के ऊपर आपको मिलेगी। तो आप देखें, विद्यार्थी का बीएमआई सामान्य से कम या सामान्य से अधिक हो सकता है। यदि एक विद्यार्थी का बीएमआई 2SG है, स्टैंडर्ड जो बताया गया है, 2SG के बीच में है तो उसे सामान्य कहेंगे। 2SG से अधिक है तो वो न्यून भारित है, मतलब उसका वजन कम है, और उसे अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है, मतलब उसे कुछ और खाना होगा तो अतिरिक्त पोषण की आवश्यकता है। अगर 2SG से मतलब 2SG से अधिक और 2SG से कम है, मतलब क्या है, वो मोटा ज्यादा ओवरवेटेड है, उसको वजन कम करना पड़ेगा। ये सारी बातें यहां पर बताई गई हैं। उदाहरण के लिए कि एक विद्यार्थी 14 वर्ष 8 माह का है और उसका बीएमआई 15.2 है, तो वह अल्प पोषित है। इसी भांति एक विद्यार्थी जिसका बीएमआई 28 है और 15 वर्ष 6 माह का है, वो न्यून भारित उसको आप कहेंगे। ऐसे विद्यार्थियों को जीवन परिस्थिति, भोजन, व्यायाम संबंधी आदतों के बिना किसी को लज्जित किए सामान्य रूप से आपको चर्चा करनी, कैसे इनको हेल्थ, मतलब किसी के ऊपर आप टारगेट नहीं करेंगे, किसी को लज्जित नहीं करेंगे, और कैसे वो अपने स्वास्थ्य को सुधारें चूंकि इनका वजन कम है। तो बीएमआई पर और डिटेल चर्चा आगे आने वाले अध्यायों पर होगी, उस पर हम बात करेंगे कैसे बीएमआई हम देखते हैं, कैसे बीएमआई को हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात करने वाले हैं मानव विकास रिपोर्ट के बारे में, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बारे में। मानव विकास के स्तर को मापने का एक अपर्याप्त तरीका जो था, जिसको आप आय कहते थे, आय का स्तर, जो आपका आय का जो महत्व समझते थे, वो मानव विकास को मापने का एक अपर्याप्त तरीका था। अब क्या होगा, तो अब हमें कुछ अन्य मापदंडों के बारे में सोचना होगा, और हम सोचेंगे तो बहुत सूची लंबी हो जाएगी, और वो इतनी लंबी हो जाएगी कि कई बार वो उपयोगी ना हो। तो यूएनडीपी मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, यूएनडीपी द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में 3 चीजों को शामिल किया गया। शिक्षा स्तर, मतलब हम एक शब्द में कहते हैं कि यहाँ पर शिक्षा को शामिल किया गया है। उनकी स्वास्थ्य स्थिति, मतलब स्वास्थ्य को शामिल किया गया है, और प्रति व्यक्ति आय, मतलब आय को शामिल किया गया है। ये 3 बातों को उन्होंने शामिल किया। इसके आधार पर उन्होंने बताया कि कौन सा देश विकसित है, कौन सा नहीं है। ये कॉन्सेप्ट जो है, जिसको आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स या मानव विकास सूचकांक, इसको हम ऐसे भी लिखते हैं HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहलाता है। ये पाकिस्तान के अर्थशास्त्री महबूब उल हक के द्वारा दिया गया था। देखो, अब पाकिस्तान के अर्थशास्त्री जो महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया था, ये जो हम ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं, इसका उपयोग संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम के मानव विकास रिपोर्ट कार्यालय द्वारा देश के विकास को मापने के लिए किया गया है। देश के विकास को मापने में इसका प्रयोग किया जाता है कि भाई उसको हम कैसे मापेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे, तो इसका हमने उपयोग यहां पर किया है।
मानव विकास सूचकांक जिसको आप HDI कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम UNDP द्वारा जारी मानव विकास रिपोर्ट, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट जिसको आप HDRB कहते हैं, 2020 के अनुसार भारत 131वें स्थान पर है 2020 में। अगर हम देखें कि 2017-18 में तो हम 129वें स्थान पर भी थे। अब कुछ अब देशों का डेटा देख लिए जिनके आधार पर हम कुछ देख सकते हैं। पड़ोसी देश हैं भारत के, श्रीलंका जिसकी प्रति व्यक्ति आय भी अच्छी है, जन्म के समय संभावित आयु भी अच्छी है, विद्यालय में औसत आयु भी लोगों की अच्छी है और डेवलपमेंट इंडेक्स भी अच्छा है। श्रीलंका ओवरऑल स्थिति अच्छी है। अगर भारत को देखें तो हमारी जो आय है वो 6680 के आसपास आप देखेंगे, जन्म के समय संभावित आयु 68.8 और जो 25 वर्ष की आयु है उससे अधिक का जो विद्यालय औसत है वो 6.5 और सूचकांक 2020 के डाटा हम देख रहे हैं तो उसके हिसाब से 130 है। हमारी स्थिति दिन पर दिन खराब हुई है, गिरते गए हैं हम इसमें। ये पाकिस्तान, नेपाल और बांग्लादेश के बारे में भी बताया गया है। अब देखो बात करेंगे इसमें जो कुछ शब्दावलियां यूज की गई हैं कि क्या है। अगर आप देखें HDI का अर्थ आप समझते हैं मानव विकास सूचकांक, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, और इसमें HDI तालिका में जो देशों की रैंकिंग बताई गई है उसमें कितने देश शामिल किए गए हैं 189 देशों को दिया गया है। जन्म के समय संभावित आयु, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, व्यक्ति के जन्म के समय औसत आयु की संभावना दर्शाती है। प्रति व्यक्ति आय की गणना डॉलर में करेंगे ताकि दुनिया भर के देशों के लिए समान रहे, अलग अलग ना हो, क्योंकि हर एक देश की अपनी मुद्रा अलग अलग है, उसकी वैल्यू भी अलग अलग है। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, मतलब कि हम बात करने वाले हैं विकास की धारणता के बारे में, सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट या सस्टेनेबिलिटी ऑफ ग्रोथ के बारे में हम बात करेंगे। ग्रोथ या यहां पर हम डेवलपमेंट भी कह सकते हैं, एक ही बात है। हम विकास को जिस तरह भी परिभाषित करें, अभी के लिए मान लें कि एक देश काफी विकसित है रेफरेंस के तौर पर, कि उससे फिर हम तुलना करके निकालेंगे। हम निश्चित रूप से चाहेंगे कि विकास का यह स्तर और ऊंचा हो या कम से कम भावी पीढ़ी के लिए यह स्तर बना रहे। स्पष्ट रूप से यह वांछनीय है, मतलब हम चाहते हैं कि ऐसा स्तर बना रहे। ऐसा क्यों कह रहे हैं? ऐसा कहने के पीछे कारण है, हमने जो विश्व है वो अपने पूर्वजों से उत्तराधिकार में प्राप्त नहीं किया, हमने इसे अपने बच्चों से उधार लिया है। मतलब बच्चों को लौटाना पड़ेगा, अगली पीढ़ी को देना पड़ेगा। मतलब विकास जब आप करेंगे तो इस चीज को ध्यान में रखकर करेंगे, जो प्राकृतिक संसाधन या जो और दूसरी चीजें हैं वो अगली आने वाली पीढ़ी के लिए समाप्त ना हो जाएं, उनको ध्यान में रखकर आगे बढ़ेंगे। लेकिन 20वीं सदी के उत्तरार्ध में बहुत से वैज्ञानिक यह चेतावनी देते आ रहे हैं कि विकास का वर्तमान प्रकार और स्तर धारणीय नहीं है, सस्टेनेबल नहीं है। मतलब अगर आप ऐसे करेंगे तो चीजें खत्म हो सकती हैं। उदाहरण के तौर पर पहला उदाहरण देखते हैं, भूमिगत, भारत में भूमिगत जल का उदाहरण देखते हैं, मतलब ग्राउंड वाटर के बारे में हम बात करते हैं। हाल के प्रमाणों से पता चला है कि देश के कई भागों में भूमिगत जल के अति उपयोग होने की संभावना, मतलब अति उपयोग होने का गंभीर संकट है। 300 जिलों से सूचना मिली है कि वहां पिछले 20 सालों में पानी का स्तर 4 मीटर खिसक गया है। देश का लगभग 1/3 भाग भूमिगत जल भंडार के अति उपयोग कर रहा है। यदि संसाधन के प्रयोग करने का वर्तमान तरीका जारी रहा तो अगले 25 वर्षों में 60% भाग इस साधन का अति उपयोग कर रहा होगा। फिर क्या है? भूमिगत जल का अति उपयोग विशेष रूप से पंजाब, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि की दृष्टि से समृद्ध क्षेत्रों, मध्य और दक्षिण भारत के चट्टानी पठारी क्षेत्रों, कुछ तटवर्ती क्षेत्रों और तेजी से विकसित हो रही शहरी बस्तियों में होता है। अब हम बात करेंगे कि ये मतलब क्या होगा, इससे समस्या क्या होगा। देखना, हम इससे बात करने वाले हैं कि इससे दिक्कत क्या होगी और समस्या क्या होगी। देखो, हमने माना कि हमारे पास एक कुआं है, मान लेते हैं कि एक कुआं है, हमने मान लिया कि ये ट्यूबवेल का एक गड्ढा है या कुआं है, ऐसा कुछ हमने मान लिया कुआं है। ठीक है, मान लिया कि ये कुआं है। जाएंगे यहां पर कुछ अपन मान लीजिए कि अब ये कुआं हो गया अपना चारों तरफ से। अब इसमें क्या है, हमने माना यहां पर कि कुछ पानी वानी भरने के लिए ऐसे डंडे लगा देते, और यहां से ये डंडा अपन ने डाला ऐसे नीचे की तरफ। अब नीचे की तरफ डालने का कारण क्या है, क्योंकि अगर आप पाएंगे तो ये कुआं कुछ इस तरीके से है ना, इस कुएं को आप कुछ इस तरीके से पाएंगे। अब ये
ये इस तरीके से आप पाते हैं, मतलब आप यहां से बाल्टी डाली आपने और क्या किया, बाल्टी डाली और यहां पर आपने ये बाल्टी बंधी हुई है और इस बाल्टी को आपने क्या किया, पानी से भरना है। पानी से भरना है तो पानी कहां है, यहां ये पानी है। ऐसे ही आपने ट्यूबवेल, अब लगातार करते जाएंगे तो ये ग्राउंड वाटर का लेवल है जो नीचे नीचे खिसकता चला जाएगा। और आप कहेंगे कि यार ये पानी तो बरसात से आता, बरसात सभी जगह एक सी नहीं होती, हमेशा एक सी नहीं होती, कभी ज्यादा कभी कम। अगर आप वर्षा के पानी को संचित करके जमीन में छोड़ रहे होते तब भी भूमिगत जल के स्तर की समस्या नहीं आपको आती, लेकिन आप इसका सिर्फ उपयोग करते जा रहे हो, उसमें डालने का काम हो ही नहीं पा रहा है। मतलब यहां पर आप पानी भेज नहीं पा रहे हैं, सिर्फ निकाल रहे हैं। पानी भेजेंगे कैसे, पानी है कि वर्षा के जल को इकट्ठा करके, मतलब आप क्या करें, सॉकपिट बनाए या अर्थ रिचार्ज करने की चीजें बनाए। वर्षा का वितरण भी भारत में असमान है, समान रूप से वर्षा वितरित नहीं होती है, इस कारण से भी पृथ्वी समान रूप से चार्ज नहीं हो पाती। तो कहीं पर आप देखेंगे पानी का जल स्तर अच्छा है, कहीं पर खराब होता है। क्लियर बात। भूमिगत जल जो है आप बोलेंगे नवीनीकरण का साधन है, फसल और पौधे की तरह इन साधनों की पुनः पूर्ति प्रकृति करती है। लेकिन यहां हम इन साधनों के अति उपयोग की बात कर रहे हैं। भूमिगत जल यदि बरसात द्वारा हो रही पुनः पूर्ति से अधिक प्रयोग करेंगे तो फिर इसकी कमी आपको आ जाएगी, फिर आपको झेलना पड़ेगा, आपको समस्या आएगी। गैर नवीकरण साधन वो हैं जो कुछ वर्षों के प्रयोग के बाद समाप्त हो जाते हैं। इन संसाधनों का धरती पर एक निश्चित भंडार है और इनकी पुनः पूर्ति नहीं हो सकती। कभी कभी हमें नए साधन मिल जाते हैं जिनके बारे में हमें पहले कोई जानकारी नहीं थी, तो ऐसे हमें कुछ नए साधन मिल जाते हैं। उदाहरण देखते हैं दूसरा, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन। कच्चे तेल के लिए निम्न आंकड़ों को देखते हैं। ये क्या है, ये अनवीनीकरण स्रोत हैं जो खत्म हो जाएंगे भविष्य में आने वाले समय में। तो ये उदाहरण के लिए हम जमीन से जो कच्चा तेल निकालते हैं वो एक गैर नवीकरण स्रोत है, मतलब इसका आप नवीकरण नहीं कर पाएंगे। लेकिन हमें तेल एक ऐसा स्रोत मिल जाता है जिसके बारे में हम पहले से जानकारी ना हो, है ना, हमें तेल का एक ऐसा स्रोत मिल जाए। इसके लिए हर समय खोज चलती रहती है, हम तालिका देखकर अंदाजा लगाते हैं। देखिए, मध्य पूर्व, दक्षिण मध्य पूर्व, संयुक्त राज्य अमेरिका और विश्व। मध्य पूर्व में भंडार है 807.7। ये भंडार आप देख पा रहे हैं 1000 मिलियन बैटल में है, बैरल है ना, 1000 मिलियन बैरल में है। और भंडारों के चलने की अवधि जो है वो कितने वर्षों तक चलेंगे। संयुक्त राज्य अमेरिका ये 50 और विश्व में है इतना। मतलब मध्य पूर्व का भंडार चल सकता है 70 साल, संयुक्त राज्य अमेरिका का चल सकता है 10 साल और विश्व का चल सकता है 50 साल। ये अवधि आपको दी गई है, मतलब इतने वर्ष बाद खत्म हो जाएंगे। मतलब क्या है, आपको इनको ध्यान में रखकर, मतलब आपको जो धारणीयता की बात कर रहे हैं, सतत पोषणीय विकास की बात कर, सतत सस्टेनेबिलिटी को ध्यान में रखकर आपको काम करना होगा, नहीं तो ये आने वाले कुछ सालों में खत्म हो जाएगा। तालिका कहती है कच्चे तेल के भंडारों के अनुमान कॉलम 1 में दिए गए हैं। और फिर आप देखें कच्चे तेल का प्रयोग वर्तमान दर पर चालू रहा तो कितने वर्षों तक चलेगा, वो भी खत्म हो जाएगा। ये संपूर्ण विश्व के लिए है, किंतु अगले अलग अलग देशों की अलग अलग स्थितियां हैं। ये भंडार केवल 50 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे। जैसा कि हमने देखा वहां पर भारत जैसे देश इसके आयात पर निर्भर है, जिसके पास तेल के पर्याप्त भंडार नहीं है। तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो प्रत्येक चीज पर भार बढ़ता है। संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश कुछ सैन्य शक्ति के आधार पर अपने पास भंडार रखना चाहते हैं, भंडार बढ़ाना चाहते हैं। विकास की धारणता का प्रश्न इस प्रकृति और प्रक्रिया के बारे में कई अन्य मूल नए विषय खड़े कर देता है। क्या करता है, क्या किसी देश का विकास प्रक्रिया के लिए कच्चा तेल अनिवार्य है? तो अभी तो अनिवार्य है, जब तक कोई अल्टरनेटिव सोर्स नहीं आता, जब तक कोई दूसरा विकल्प आपके पास नहीं है। अभी तो विकास के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको वाहन चलाने हैं, आपको ट्रेनें चलानी है, आपको कई सारी चीजें करनी है, तो पेट्रोलियम आवश्यक है। भारत को कच्चे तेल का आयात करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखें, अगर आने वाले समय में ये खत्म हो गया तो आप किन समस्याओं का पूर्वानुमान करते हैं? मतलब अगर तेल अचानक से खत्म हो जाए और हमने कोई व्यवस्था नहीं कर पाई तो हमारी देश की आर्थिक गतिविधियां रुक जाएंगी, देश का विकास रुक जाएगा। तो ये हम यहां पर बात करते हैं कि भाई हम मानते हैं कि तेल आवश्यक है। मतलब इतना भी नहीं है कि बहुत, अगर हमने कोई दूसरा विकल्प नहीं, लेकिन हम मना नहीं कर पाएंगे कि तेल आवश्यक नहीं, तेल जरूरी है, हम उसको नकार नहीं सकते। पर्यावरण में गिरावट के परिणाम राष्ट्रीय और राज्य सीमाओं का ख्याल नहीं रखते। पर्यावरण में जो गिरावट आती है वो राष्ट्र और राज्य देखकर नहीं आती है। एक राज्य बेकार कर रहा है, मान लीजिए यूएसए ने कुछ गड़बड़ कर दिया, तो उसका असर आपको पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा, अगर पर्यावरण की बात करते हैं।
मतलब एक क्षेत्र या देशगत विषय नहीं होता पर्यावरण। पर्यावरण भविष्य का जुड़ा हुआ मुद्दा है। आप देखते हैं कि कई सारे देश जो अविकसित हैं उनको भी ग्लोबल वार्मिंग मतलब कि जो वैश्विक तापन है उससे उनको झेलना पड़ता है कि भाई उनके अभी सूखा पड़ता है, जबकि डेवलपमेंट वाले देशों ने ज्यादा प्रदूषण किया है। विकास की धारणता तुलनात्मक स्तर का ज्ञान नया क्षेत्र है। मतलब क्या है, तो इसमें आप देखें स्तर पर ज्ञान का नया क्षेत्र है। इस पे आपको क्या करना होगा, वैज्ञानिक, अर्थशास्त्री, दार्शनिक और अन्य सामाजिक वैज्ञानिक मिलजुल कर काम कर रहे हैं। इसको कैसे और अच्छा किया जाए उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। क्लियर बात। विकास या प्रगति का प्रश्न हमेशा चलने वाला प्रश्न है। मतलब ऐसा प्रश्न नहीं है कि ये खत्म हो जाएगा, विकास की कोई सीमा नहीं है, कब विकास खत्म होगा, विकास खत्म नहीं होता, विकास निरंतर चलने वाली बात है। हर वक्त में हमें व्यक्तिगत स्तर पर और समाज का सदस्य होने के नाते यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता है कि हम कहां जाना चाहते हैं, हम क्या बनना चाहते हैं और हमारे लक्ष्य क्या है। इस पर विकास पर बहस अभी जारी है, लगातार चल रही है कि हम क्या करेंगे, सोचना पड़ेगा विकास कैसे करें, सब पर बहस अभी लगातार जारी है। तो ये हमारे चैप्टर का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन खत्म हो जाता है। हमने पूरा चैप्टर का रिवीजन कर लिया कि भाई कैसा है हमारा चैप्टर, सब कुछ खत्म किया। मैग्नेट ब्रेन्स के बारे में आप जानते हैं कि हाई क्वालिटी एजुकेशन के लिए जाना जाता है। साथ ही साथ ये निःशुल्क शिक्षा मतलब फ्री एजुकेशन के लिए आपको कोई भी पैसा आपसे नहीं लेता। आप हमारे वीडियोस यूट्यूब पर, एप्लीकेशन पर, वेबसाइट पर, तीनों जगह देख सकते हैं। आपको ना तो कोई कूपन कोड लगाना है, ना कोर्स को परचेज करना है, ये 100% फ्री है। मैग्नेट ब्रेन्स के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न कोर्सेज की लिस्ट आप देख पाएंगे। ये आपकी लिस्ट है जिस पर कई सारे कोर्स चल रहे हैं, जैसे सीबीएसई हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, यहाँ पर स्कूली शिक्षा चल रही है, फिर स्कूली पाठ्यक्रम होता है, फिर एनटीएससी, ओलंपियाड, सीयूटी, आईआईटी, जेईई, नीट, यूपी बिहार बोर्ड, स्पोकन इंग्लिश, बैंक और इंश्योरेंस, आरआरबी, एसएससी, यूपीएससी, जैपके। तो स्कूल के बाद आपको नए अच्छे कॉलेज में भर्ती होने के लिए भी तैयारी हो रही है, फिर नौकरी की तैयारी भी करवा रहे हैं। तो ये सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी पैसा आपको नहीं लगता है। आप हमसे जुड़ सकते हैं यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टा पर, ट्विटर पर और टेलीग्राम पर। सिंपली सर्च कीजिए मैग्नेट ब्रेन्स तो आपको मिल जाएगा। आप अभी ये वीडियो देख रहे हैं मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी पर, जहां पर हिंदी माध्यम का सिलेबस कवर किया जा रहा है। तो आप हमारे चैनल यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी को सब्सक्राइब करें। वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो उसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। कमेंट सेक्शन में जाकर आप हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसे लग रहे हैं। साथ ही साथ अपने डाउट भी आप वहां पर लिख सकते हैं, डाउट भी आप वहां पर पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। धन्यवाद।